ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। हाँ तो कल हम लोगों ने क्या देखा था पहले कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या यूज़ करते हैं हम, जिससे कि हम अपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस दे सकें कि हम अपना वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा करना चाहते हैं, कैसा अपना वेब पेज को दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए यूज़ करते हैं। फिर इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टैग्स यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो पहले हमारा क्या था, हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। तो हर HTML डॉक्यूमेंट क्या होगी, HTML टैग्स के अंदर इनक्लोज्ड होगी, और उसमें एक हेड होगा और एक बॉडी होगी। ठीक है, फिर ये जो हेड होता है ये मेनली ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन के काम का होता है। ठीक है, इसमें जो डॉक्यूमेंट ये टाइटल वाले पार्ट है, ये तुम अपने आप स्पेसिफाई करोगे कि तुम्हारे वेब पेज के ऊपर टाइटल क्या आएगा। बाकी उसके अलावा वाली चीज़ें लाइक तुम आगे समझ जाओगे। मेरी बहुत अच्छी कर लेते हैं। क्या माइक ऑफ रखना अगर। ठीक है, हाँ तो ये टाइटल वाली चीज़ थी, तो ये तुम खुद स्पेसिफाई करते हो। इसके बाद में देन बॉडी में तुम्हारी वेबसाइट का पूरा कंटेंट आता है, जो भी तुम चाहते हो, पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, जो भी चाहते हो वो सारा कंटेंट तुम्हारा बॉडी में आता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने कुछ बेसिक टैग्स देखे थे। उसमें पहले हमने हेडिंग टैग्स देखे थे। तो ऋषभ एक बार W3 स्कूल्स पे ले जा सकता है क्या? तो इनको देखते सामने स्क्रीन पे शो भी होता रहेगा। W3 स्कूल्स पे HTML में चले जा और एलिमेंट्स में चले जा। ठीक है, लेफ्ट में HTML एलिमेंट्स में चले जा। नहीं तो HTML हेड एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, लेआउट के थोड़ा और नीचे जा, HTML हेड का एक ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है, यहीं पे रहने दे। ऊपर का थोड़ा, तेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई यार। इसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई या और वो दिख रही है? एक बार बता दो जल्दी से। दिख रही है सर, दिख रही है। सर मुझे सर लैग है थोड़ा। हाँ बस लैग है। सर दिख रही है। ठीक है, अब दिख रही है मेरे को। हाँ तो देखो यहाँ पे H1 टैग है, तो इस तरह से H1 टैग लिखते थे। ऐसे ही H1 से हमारे पास H6 तक टैग्स होते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस तुम टैग्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए H1, उसके बाद में फिर H2 एंड देन H6 तक कैसे जा सकते हो। और उनकी सबकी प्री डिफाइंड होती हैं, लाइक सबके प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं। और इसके बाद में फिर हमने पैराग्राफ टैग देखा था, ये तो था हेडिंग के लिए। उसके बाद में अगर हमको पैराग्राफ ऐड करना है, तो पैराग्राफ के लिए हम मतलब सुनते रहो ठीक है, अभी स्क्रीन को कोई बात नहीं। पैराग्राफ के लिए हम क्या करते थे कि बस P टैग यूज़ करते थे। उसके बाद में अब अगर हमको सिर्फ एक, हाँ अब हमको क्या कहते हैं, पैराग्राफ में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग चाहिए या कुछ स्पेसिफिक तरीके से लाइक टेक्स्ट हमें दिखे, हम वो चाहते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ करते थे। उसमें क्या, जैसे कि हमारा आई टैग आ गया तो वो इटैलिक करेगा, बोल्ड, बी टैग आ गया तो वो बोल्ड करेगा। वैसे ही हमारे पास में और टैग्स, जैसे कि स्मॉल था तो वो कंटेंट को स्मॉल कर देगा थोड़ा साइज में। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है, कंटेंट को स्मॉल कर देगा। ऐसे ही हमारे पास में EM था, तो ये एम्फेसाइज करने के लिए होता है और इटैलिक जैसे ही दिखेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने क्या देखा था कि अभी तक जितने भी टैग्स देखे थे हमने, वो सारे क्या थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स बन के एक पूरा एलिमेंट बनता था। ठीक है, फिर हमने कुछ टैग्स देखे या एलिमेंट्स देखे जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जैसे कि BR देखा। तो BR क्या करता था, लाइन को ब्रेक करता था या फिर एक नई लाइन ऐड कर देता था। ठीक है, वैसे ही फिर हमारे पास में HR आया, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करता था। ठीक है ऋषभ आगे आ जाओ। इसके बाद में हमने देखा लिस्ट। तो हमको जब HTML में लिस्ट शो करनी होती है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक हमारे पास टैग्स हैं। तो लिस्ट भी दो टाइप की होगी हमारे पास, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ऋषभ म्यूट कर ले, मैंने कर दिया चले। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी क्या होंगी, ऑर्डर में आएंगी, जैसे कि हाँ उसमें या तो ABC इस तरह से आएगा, या फिर 1 2 3 4 ये चीज़ें हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि बुलेट पॉइंट्स कैसे आएंगे। बट ऑर्डर लिस्ट हमेशा लाइक ऑर्डर में आएंगी। और उसके बाद में लिस्ट के अंदर हमको बताना पड़ेगा कि अच्छा ये मेरा फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड लिस्ट एलिमेंट है। तो उसके लिए li टैग यूज़ करते हैं, लिस्ट आइटम कह सकते हो, फुल फॉर्म ऐसा कुछ। ठीक है, वैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट में बस बुलेट पॉइंट्स ऑर्डर में नहीं होते, इनकी भी हम स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, जो कि हम दिखा देंगे आज। शायद मैंने कल भी थोड़ा सा दिखाया था। आगे का ऋषभ। इसके बाद में ठीक है, हमने टेबल्स देखे थे। तो टेबल्स में हम क्या करते थे, टेबल टैग यूज़ करते थे और उसके अंदर
ठीक है, टेबल पे ले आ। इसके अंदर, टेबल के अंदर हमारी क्या होंगी, रोज होंगी एंड कॉलम्स होंगे। तो पहले रोज बनाने के लिए हम क्या करते थे, टीआर टैग यूज करते थे किसी भी रो को बनाने के लिए। फिर उस रो को हम पूरा बनाते थे और उसमें जितने भी कॉलम्स होते थे उतनी टी टीएच टैग्स यूज करते थे हम। तो टीएच टैग और टीडी टैग में बस ये डिफरेंस था कि टीएच टैग बोल्ड आते थे, तो एक तरह से तुम हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हो, और बाकी तो वही नॉर्मल टेबल है, जितनी रोज चाहिए तुम उतनी रोज बना सकते हो, और हर रो के अंदर तुम्हें जितने कॉलम चाहिए वो बना सकते हो। बट लाइक नॉर्मली तुम जितनी रो बनाओगे सब रो के अंदर सेम ही कॉलम यूज करोगे, और ना वो सेंस नहीं करेगा ना कि कोई टेबल है या नहीं है, वैसी चीज। देन इसके बाद में हमने क्या देखे थे, एट्रीब्यूट्स देखे थे। तो अभी तक हम सिर्फ टैग्स देख रहे थे। तो अब इन टैग्स को भी हम प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ का हमको कलर रेड चाहिए, या फिर हमको टेबल में कोई और प्रॉपर्टी चाहिए, या फिर जैसे कि वो लिस्ट आइटम थे उनके जो हमारे आगे बुलेट्स आ रहे थे, हमको वो जैसे कि सॉलिड का सर्कल आ रहा था, वो हमको वो नहीं चाहिए, वो स्क्वायर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम एट्रीब्यूट दे के करते थे। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, जो भी ओपनिंग टैग होता है किसी का, उसकी स्टार्टिंग में हम अपने एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं, देन इक्वल टू एंड डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू देते हैं। तो ऐसे ही हमने कुछ एट्रीब्यूट टैग्स देखे थे प्रॉपर्टी देने के लिए। फिर हम आए थे कि अगर हमको इमेज ऐड करनी है अपने HTML पेज में तो हम वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने एक इमेज टैग देखा था। तो इमेज टैग में हमको ऑब्वियस सी बात है कि बताना पड़ेगा कि हमारी इमेज कहाँ से ले ब्राउज़र, क्योंकि उसको खुद तो पता नहीं है कि क्या इमेज है, या फिर उसको उसकी लोकेशन नहीं पता कहाँ से उठानी है। तो उसको हमको एक सोर्स देना पड़ता है। तो उसके लिए SRC हम देते थे एट्रीब्यूट, और उसमें हम उसकी लोकेशन बताते थे। और इस ठीक है, उसके बाद में हम एक और ऑल्ट टैग देते थे, ऑल्ट एट्रीब्यूट देते थे अपने इमेज टैग को। और ये जब हमारी इमेज की लोकेशन इनकेस हमने गलत दे दी, तो उस पॉइंट पे भी जो भी हमने ऑल्ट में लिखा होगा वो टेक्स्ट शो करेगा उस इमेज की जगह। इमेज के सिंबल के साइड में इमेज नहीं दिख रही होगी, बस छोटा सा सिंबल दिख रहा होगा, जैसे ऊपर अगर दिख रहा हो थोड़ा सा तुमको, तो वही दिख रहा था उसके। हाँ, ये देखो यहाँ पे HTML-meme लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली हमको बता देगा कि इनकेस अगर हमारी लोकेशन गलत भी दे दी हमने इमेज की, तो क्या लिखा आएगा, वो चीज़ दिखाता है ये। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा हाइपरलिंक टैग। तो हाइपरलिंक टैग क्या था, अब मेरे वेबसाइट में कोई पॉइंट है, कोई भी टेक्स्ट आ रहा है या कुछ आ रहा है, जहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, वो एज अ लिंक काम करवाना है उसको, जिससे कि जैसे कि मैं उस पर क्लिक करूँ और मैं किसी और वेबसाइट पे चले जाऊँ या कहीं और रीडायरेक्ट हो जाऊँ। तो उसके लिए हम हाइपरलिंक टैग यूज़ करते थे। तो इसका भी एक एट्रीब्यूट होता है href। तो href बेसिकली वो वही लिंक दे रहे हैं हम जहाँ पे हमको उसको भेजना है। ठीक है, तो वही हाइपरलिंक टैग था, और उसके अंदर तुम कंटेंट लिखोगे तो वो कंटेंट शो हो रहा होगा। इसके बाद में हमने फॉर्म्स देखे थे। ठीक है, तो हाँ, फॉर्म्स देखे थे हमने। तो फॉर्म बेसिकली क्या होता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है। तो अब हम फॉर्म्स में माइक म्यूट रखते हैं सब लोग अपना। ठीक है, तो हमने फॉर्म्स देखे थे। फॉर्म्स में पहले क्या होता है, हमारा लेबल होता है। लेबल में हम बताते हैं बेसिकली उसको, मतलब जो भी हमको उससे पूछना है वो तुम लेबल में लिख दोगे। उसके बाद में एक इनपुट दोगे तुम, जिसमें तुम इनपुट लोगे उससे, यूज़र से। तो उसमें तुम बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है। तो ये सब मैंने कल तुमको करके भी दिखाया था। और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने रेडियो बटन्स देखे थे, एंड देन चेक बॉक्स देखे थे। और फिर हमने देखा था कि कैसे हम आईडी से इनपुट और लेबल को कैसे रेफरेंस करते थे। किसी का माइक ऑन है यार। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम कैसे लेबल से इनपुट को वो करते थे, रेफरेंस करते थे। उसके बाद में हमने इनपुट टाइप में सबमिट भी देखा था, तो वो सबमिट करता था। एंड देन हमने एक रीसेट देखा था, तो वो क्या करता था, जो भी हमारे फॉर्म की वैल्यूज होती थी उनको रीसेट कर देता था। तो ये हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कल। अब किसी को इनमें किसी चीज़ में डाउट हो या कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं आई हो तो बता दो एक बार, या फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज CSS के साथ। हाँ देखो, एक और चीज़ सर शायद मैंने कल ना बताई हो तो। हाँ, एक सेकेंड सर रुकना। जैसे आपने ईमेल हाँ बोलो मतलब बोलो। ईमेल इनपुट किया था ना सर, ईमेल हाँ आपने हाँ इनपुट किया था ना सर, उसके बाद हाँ आपने जब इनपुट में बाद में जब आपने टैप किया था तो आपने पिछला मतलब कोई पहले जो मेल डाला है ना सर वो दिखा रहा था ना सर उसमें। हाँ हाँ, सजेशंस दिखा रहा था वो मेल हाँ, पे। मेरे मेरे में ना सर मैंने टाइप किया था, एंटर किया था, उसके बाद मैंने जब उसको रिमूव कर दिया और उसके बाद बाद में जब टाइप करना चाहता था वो फिर से वो मुझे जो मैंने पहले टाइप किए थे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है सर। वो देखो, वो मेल्स जनरली सेव्ड होती हैं तुम्हारे उसमें, ज़रूरी देखो अभी तुमने जब इस पे टाइप कर दिया होगा ना,
उसके बाद में अभी इसके पास में तो कोई डेटा सेव नहीं हुआ, क्योंकि इस फॉर्म पे अभी मैंने तुमको बताया था फॉर्म पे क्या होता है। देखो एक्शन होते हैं, जैसे कि इसमें लगा हुआ है एक्शन होता है और देन मेथड होता है। तो वो सारी चीज़ें अभी हमने नहीं की थी, वो बैकएंड में आएंगी कि कहाँ से हम डेटा भेज रहे हैं और कैसे भेज रहे हैं। पर जब तक तुम डेटा नहीं भेज रहे और वो सारी वैल्यूज़ कहीं पे स्टोर नहीं हो रही, तब तक वो सजेशंस नहीं दिखा सकता ना। तो अभी तुमने ऊपर से वैल्यू तो डाल दी एक बार, पर तुमने हटा दी तो उसके बाद में वो वैल्यू हट गई, तुमने वो कहीं भेजी नहीं थी। अब जो मेरे में सजेशंस आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैंने किसी और वेबसाइट पे या कहीं और उनको कई बार यूज़ किया होगा, तो मेरे ब्राउज़र में वो स्टोर हो गई थी या फिर सेव थी। तो इसलिए जब भी मैं कोई भी ईमेल टाइप कर रहा था तो मेरे को सजेशंस आ जा रहे थे कि मैं उन्हीं से डायरेक्टली यूज़ कर सकूं। ठीक है। सर और यूजर नेम कैसे आ रहे थे सर? मतलब यूजर नेम। यूज़र नेम भी मैंने टेक्स्ट दिया था तो उसमें लाइक वैसे ही आ रहे थे टेक्स्ट में। अच्छा, ओके सर। हम्म। मतलब उसको देखो, वही चीज़ है ना, मैंने तुमको बताया था कि अगर तुम चाहो तो तुम टेबल को भी किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई ना कोई टैग यूज़ करके, या फिर पर वही चीज़ है, जब मैं फॉर्म लिख के दे रहा हूँ अपने ब्राउज़र को तो वो उसको एज अ फॉर्म ले रहा है, वो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये फॉर्म है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए सजेशंस दे पा रहा है। ठीक है। वैसे ही जैसे कल ऋषभ ने बताया था कि अगर तुम टेबल को कोई और पैराग्राफ H1 ऐसे टैग्स यूज़ करके किसी तरह से CSS यूज़ करके बना भी दोगे, तब भी मान लो कोई गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है और उसको कई बार गूगल क्या देता है, डायरेक्टली आंसर्स देता है, सीधा सिर्फ उतना सा पार्ट तुम्हारा शो कर देता है वेबसाइट का। तो वो सारी चीज़ें तुम्हारा ब्राउज़र नहीं कर पाएगा अगर तुम सही तरीके से सही प्रैक्टिस से कोड नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर तुमने उसको नहीं बताया कि ये फॉर्म है या फिर ये टेबल है तो उसको खुद तो पता चलेगा नहीं, वो तो उनको नॉर्मल किसी और टैग की तरह कंसिडर करेगा ना। तो वही चीज़ थी। और देखो मैंने कल एक और एट्रीब्यूट नहीं बताया था, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर बेसिकली इनपुट पे लगता है, और जो भी तुम प्लेस होल्डर में लिखोगे ना, तुम इनपुट के अंदर जो इनपुट बॉक्स होगा, टेक्स्ट एरिया आ रहा होगा, इसके अंदर जो भी तुम प्लेस होल्डर में लिखोगे वही आने लगेगा। ठीक है। तो ये चीज़ शायद कल स्किप हो गई थी मेरे से, पर तुमने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स पे कि पहले से कुछ लिखा आ रहा होता है इनपुट बॉक्स में और जैसे ही तुम टाइप करते हो तो वो चीज़ चली जाती है। तो ये चीज़ जो पहले से लिखी आ रही होती है वो हमको प्लेस होल्डर में देनी होती है। ठीक है। मतलब नॉर्मल चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर होती एक इससे। बार आप टेक्स्ट एरिया मतलब रिपीट कर सकते हो क्या सर? मुझे समझ नहीं आया था कल, वो मतलब कैसे अ, होता है, अ, क्या होता है क्या मतलब, देखो टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट? तो कुछ, हाँ देखो, इनपुट और टेक्स्ट एरिया में बेसिकली मेन यही डिफरेंस था कि इनपुट हम छोटे, जब हमको बहुत बड़ा इनपुट नहीं लेना तो हम इनपुट टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि अब जब मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सामने वाले यूज़र से मैं कुछ बड़ा मांग रहा हूँ, जैसे कि मैं उसको कहता हूँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो 2-3 वर्ड में ख़त्म कर दे या एक लाइन में ख़त्म कर दे, हो सकता है कि वो एक पैराग्राफ लिख दे। तो जब ऐसी चीज़ होती है और मेरा पर्पस ये होता है कि मेरे को काफ़ी सारा डेटा लेना है, मतलब जैसे कि अगर मैं नेम इसमें इनपुट में टाइप करूँगा, ठीक है, जब मैं काफ़ी सारी चीज़ टाइप करूँगा तो जो मैंने पहले टाइप किया था वो पीछे स्क्रॉल होता जाएगा, तो वो चीज़ मुझे शो नहीं होगी। देखो टेक्स्ट एरिया बड़ा है, ठीक है, और इसका तुम साइज राइट साइड में छोटा सा तुमको बटन दिख रहा होगा, उससे स्क्रॉल करके बढ़ भी जाता है। तो वही चीज़ है, तुमको अपने यूज़ के हिसाब से देखना होता है कि क्या चीज़ तुम्हें कहाँ यूज़ करनी है। हाँ, ये बटन इससे साइज बढ़ जाता है, यही चीज़ थी, बाकी और इतना कोई मेन डिफरेंस नहीं था इनपुट लेने के लिए दोनों। सर इसमें अगर आपको जैसे रो की साइज बढ़ानी है ना सर, आपने जैसे वहां पे मतलब लिमिट किया था ना रो को 10 रोज और 30 कॉलम्स करके। हाँ, यहाँ पे देखो ये तुमको दिख रहा होगा कॉलम और रोज मैंने कर दिया, मैं इनको एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, यूज हाँ के हिसाब सर, से। मतलब जो रो का है ना सर, जो विड्थ है ना, मतलब जो लेंथ है ना सर रो की, अगर उसको बढ़ानी है तो क्या करना है सर? जैसे कि देखो किसी एक पर्टिकुलर रो की लेंथ, तो तुम मतलब वो ये जो रो दी हुई है 10 दी हुई है, अगर मुझे रो का और साइज चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 की जगह और इंक्रीज करके मान लो 15 लिख दूंगा, तो मेरी रो का साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये एज सच रो का साइज बेसिकली बस ये हॉरिजॉन्टल साइज बता रहे हैं, क्योंकि इसमें एज सच रोज तो नहीं है, बट ये हॉरिजॉन्टल साइज दिखाना चाह रही है कि अच्छा इतने साइज तक है ये, अभी 10 का है ये, तो अगर मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली बस हॉरिजॉन्टली है और राइट साइड तक आता है। ठीक है। बस वही चीज़ है, मतलब मैं यहाँ पर रो टैग में नंबर इंक्रीज करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 दिया है, मैं उसको 20 करूंगा तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, वो इसका डबल हो जाएगा। 15 करूंगा तो वो 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो वही चीज़ है, तुम यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हो, बाकी स्टाइलिंग से भी चीज़ें कर सकते हो तुम। ओके सर। आज हम स्टाइलिंग देखेंगे तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से तुम्हें दिखेगा कि हम कैसे स्टाइल करते हैं। कल बहुत बेसिक सा था, तो बहुत टाइम हो गया, जल्दी से आज स्टाइलिंग शुरू करते हैं अब। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है ना, पक्का शुरू करें ना?
सर हाँ ठीक है, चलो फिर स्टाइलिंग ऋषभ शुरू कर दें। अभी शुरू करते हैं। देखो आज CSS, देखो आजकल HTML के बेसिक्स बताए थे। तो HTML के बेसिक्स में तुम लोगों को सब कुछ समझ तो आ ही गया, लेकिन अभी थोड़ा स्टाइल करना बाकी है, क्योंकि हमारा जो वेब पेज है वो बहुत बेसिक्स सा दिखता है अभी। तो जो CSS होती है वो HTML को स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है, जिसके अंदर CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो यही होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसको हम HTML डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम आज इसके बारे में यही बात करेंगे कि ये कैसे यूज़ करते हैं, इसके एट्रीब्यूट क्या, मतलब इसको सेलेक्टर प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करते हैं, इसको इनलाइन CSS कैसे यूज़ करते हैं, और फिर इंटरनल CSS और देन एक्सटर्नल CSS की, उन दोनों का हायरार्की और उन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उन तीनों की। तो CSS के लिए हम चलते हैं पहले कोड के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे तुम लोगों को आकाश सर ने बताया था कि अगर मैं एक H1 लिखता हूँ तो नॉर्मल आता है, ये हेडिंग 1 होता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर, कल सर ने बताया भी था कि स्टाइल लगा के तुम लोग इसका फॉन्ट साइज, कलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो जो CSS होता है उसका मतलब लिखने का तरीका ये होता है। देखो सबसे पहले जो होता है, प्रॉपर्टी आती है, उसके बाद कॉलन आता है, और फिर उसकी वैल्यू आती है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू तुम्हें क्या सेट करनी है। तो वही है कि प्रॉपर्टीज़ बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर तुम लोग बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। तो इन चीज़ों के बारे में हम अभी सीखेंगे। तो जो स्टाइल के अंदर मान लो तुम लोगों को इसका कलर चेंज करना है, तो तुम लोग लिखते हो कलर ब्लू, और तुम लोग इसको सेव करते हो, तो यहाँ पे देखो ये ब्लू हो जाता है। तो ऐसे बेसिक बेसिक से शुरू करेंगे और हम आगे तक जाएंगे कि कैसे क्या चीज़ यूज होती है। बैकग्राउंड कलर तुम लोगों को मान लो येलो करना है, तुम लोगों ने येलो किया, यहाँ पे इसका येलो हो जाता है। अभी इसको देखो कि यहाँ पे जब हमने हेडिंग का बैकग्राउंड येलो किया, ऋषभ चली, अच्छा आ रही है, ठीक है। तो अभी देखो जैसे तुम लोगों ने एक H1 बनाया, फिर एक और H1 बनाया, और फिर यहाँ पे तुम लोग स्टाइल लिखोगे, फिर उसको फिर से पूरा का पूरा ऋषभ तुम अपना लोगों को कर। सुन सुन, कोड जूम कर दे, थोड़ा साइज बढ़ा ले अपना सॉरी। इसका। बस बढ़िया। और तुम लोगों को फिर यहाँ पे फिर से तुम लोग दिस इज हेडिंग 2 करोगे, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है ना कि तुम लोगों को बार बार स्टाइल लिखनी पड़ती है, कलर फिर से तुम लोगों को ब्लू करना है या फिर ग्रीन करना है। तो उस चीज़ से क्या दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा एक तो क्लटर्ड हो जाता है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टाइल यूज़ नहीं करते, तुम लोगों के पास और भी एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि तुम्हारा इमेज के अंदर हाइट आता है, विड्थ आता है, वो भी हम लोग कवर करेंगे इमेज के अंदर भी। बट इसलिए ये इनलाइन CSS जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये होती है कि गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होती है, क्योंकि इसका यूज़ भी होता है बहुत बार कोड के अंदर, और ये बहुत बार काम भी आती है। बट इस चीज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, जो कि इस टैग से यूज़ किया जाता है। ये हेड और बॉडी के बीच में आती है स्टाइल, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पहले देखो कि सेलेक्टर्स यूज़ होते हैं कुछ, क्योंकि इसको बताना भी तो है HTML को कि सेलेक्टर्स कि मतलब हमें कौन सा एलिमेंट को स्टाइल करना है। तो जो सेलेक्टर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेलेक्टर, इसके अंदर तुम्हारा आता है H1, H2, H3 और जितने भी P एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी तुम टैग यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो मान लो मेरे को H1 को स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ से इनलाइन स्टाइल हटाता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आए। और मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर H1 और इसको, और ये भी देखो कि जो इसका सिंटैक्स होता है वो ऐसा होता है कि तुम्हें पहले सेलेक्टर आता है, देन ये ब्रैकेट्स आते हैं, करली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे तुम्हारी प्रॉपर्टी आती है,
और फिर वैल्यू आती है और फिर सेमीकोलन आता है, ताकि उसको पता चले कि हाँ यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ताकि तुम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सको, और फिर से सेमीकोलन पे एंड हो जाता है। तो जैसे तुम यहाँ पे H1 में लिखना है तो तुम यहाँ पे कलर लिखोगे, मान लो तुम लोगों ने इसका कलर ब्लू कर दिया, तो अब तुम लोग यहाँ जाओगे, कोई गलती की है क्या मैंने? इसको फिर से ओपन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तुम लोगों ने अब सिर्फ एक H1 के कलर ब्लू से तुम लोगों ने सारे H1 को मतलब एक साथ ही हर किसी को कवर कर लेता है। तो तुम लोगों को बेसिक आइडिया लग गया। अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, जो मैंने अभी चीज़ें समझाई हैं उसके। तो तुम लोगों को ये सेलेक्टर समझ आया सबको कि सेलेक्टर मतलब ये स्टाइल को कैसे करते हैं? सेलेक्टर को फिर करली ब्रेसेस आगे ओपन होता है, फिर उसमें प्रॉपर्टी आती है और फिर वैल्यूज आती हैं। हाँ, तो ये चीज़ देख लो कि ये जो डायरेक्ट H1 यूज़ किया है, ये डायरेक्ट डिस्प्ले को हमने किसी तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करी है, इसको हाँ, आईडी वो या भी क्लास यूज़ बताएंगे, नहीं की। लेकिन एक बार के लिए तुम हाँ। लोगों को सेलेक्टर समझ आया? मतलब ये सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और ये वैल्यू कैसे, सिंटेक्स कैसा होता है CSS का? यस सर। सबको समझ आया ना? किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ भी छोटा मोटा डाउट हो तो भी पूछ लो, क्योंकि लास्ट के अंदर वो छोटा डाउट ना बड़ा बन जाता है बहुत ज़्यादा, फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। सर डाउट है सर। सर एक और बार बोलो। रिपीट कर दीजिए, देखो, सिंपल जो सेलेक्टर ये, वाला। हाँ, ये सिंपल सेलेक्टर के अंदर कुछ नहीं होता। तुम लोग H1 यूज़ करते हो, H2 यूज़ करते हो, मतलब जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक P लिखा, पैराग्राफ टैग लगाया और मैंने उसके अंदर कुछ बड़ा सा लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने इतना बड़ा सा ये टेक्स्ट लिखा है, तो अब इसको मेरे को स्टाइल करना है, और मान लो इसको मैंने 2 बार लिख लिया है, तो मैं यहाँ पे बार बार तो करूँगा नहीं ना कि स्टाइल लिखूंगा फिर यहाँ पे कलर दूंगा फिर नीचे वाले को फिर से स्टाइल करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग यूज़ करता हूँ, जो कि इस पूरे बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट आता है उसको देखता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सिंपल सेलेक्टर बस इन एलिमेंट्स को यूज़ करता है H1 और P को, तो तुम लोग यहाँ पे सेलेक्टर को यहाँ पे लिखोगे सेलेक्टर, फिर करली ब्रेसेस ओपन करोगे, पहली प्रॉपर्टी जो भी तुम्हें उसकी चेंज करनी है कलर, और उसको मान लो मैंने वायलेट कर दिया। तो यहाँ पे अब तुम आके देखोगे तो ये पूरा दोनों पैराग्राफ वायलेट हो जाते हैं। मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यहाँ पे पहले स्टाइल लिखूंगा फिर यहाँ पे फिर से स्टाइल लिख के उसके अंदर चेंजेस करूँगा। तो अब समझ में आया कि सेलेक्टर के अंदर करली ब्रेसेस, ये सिंटैक्स होता है CSS का सिंपल। मतलब ये एक टाइप का हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। H1 प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन हम उसको फिर डिफाइन कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज करके और फिर दोबारा यूज कर रहे हैं। इतना कॉम्प्लेक्स तो मत लेके जाओ, लेकिन ऐसा समझना है तो ऐसे समझ लो। बट तुम लोगों को समझो, HTML और देखो, CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें फंक्शंस नहीं होते हैं। वो तुम CP और Kotlin इसमें मत लेके आओ। कोई और भी कुछ बोल रहा था एक। हाँ, बोलो। ये सर। सर आपके में जैसे ये ब्लू और वायलेट जैसे वो आ रहे थे ना सर, सजेशन, वैसे मेरे में नहीं आया सजेशंस। सर। सजेशंस नहीं आ रहे थे तो तुम लोग एक काम करो, एक्सटेंशंस में जाओ अपने और HTML टाइप करो। तो ये जो सबसे ऊपर 3 मैंने इंस्टॉल कर रखे, तुम लोग ये इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि सबसे पॉपुलर यही है। इसमें 4 मिलियन इंस्टॉल्ड, देखो 4 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया, तो सबसे बेस्ट यही रहता है। एक HTML CSS सपोर्ट, एक HTML स्निपेट्स, और एक ये इंटेलिसेंस फॉर CSS क्लास। ठीक है, अभी करोगे या तुम लोग मतलब कर सकते हो? सर ये कर लो तीनों ताकि करना है। तुम्हारे भी सजेशन आए। नहीं, तुम इंटेलिजेंस और CSS क्लास तो रहने दो। ये तो मैंने 3 इसलिए कर लिए थे क्योंकि मैं बार बार करता हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा हर किसी का फ़ायदा होता है। तो तुम लोग तीनों कर लो, वरना इन दोनों में भी काम चल जाता है, HTML स्निपेट्स और HTML CSS सपोर्ट में। तो तुम लोग ये करोगे ना तो तुम्हारे पास भी फिर ये सारे के सारे सजेशंस आने लगेंगे। बाकी किसी और को इस सेलेक्टर वाले सिंटेक्स में डाउट है? सबको समझ आया ना कि कैसे यूज़ करते हैं? सेलेक्टर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन सा एलिमेंट को वो स्टाइल करना चाहते हैं, वो उस एलिमेंट को वहाँ से उठाता है, फिर यहाँ जितने भी प्रॉपर्टीज़ लगी होती हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ उसमें लगा देता है। सर आपने हमें 2 बार प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा। नहीं, जैसे तुम आपने उधर रिपीट क्यों किया? ये नहीं, जैसे आप कलर यूज़ कर रहे हो तो, लेकिन अगर तुम्हें H1 का बैकग्राउंड भी चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड कलर टोमेटो रखना है, तो फिर वो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि अब सेकंड प्रॉपर्टी भी तो लगाओगे, बार बार थोड़ी लिखते रहोगे कि H1 पहले कलर चेंज किया फिर से H1 लगा के फिर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। तो मतलब ये मानो कि ये प्रॉपर्टी 1 है, ये वैल्यू 1 है,
ये प्रॉपर्टी 2 और ये वैल्यू 2, मतलब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए कि एक साथ ही सब कुछ लिखा जा सकता है उस चीज़ को स्टाइल करने के लिए। डाउट हुआ कोई क्लियर? कुछ आना सर बोलो यार। एक्सटेंशन कौन कौन सी बताई आपने डाउनलोड करने के लिए? चलो एक्सटेंशन ठीक है, डाउनलोड कर लो सबसे पहले सबके सब। HTML CSS लिखोगे तो जो भी सबसे ऊपर आए वो सबसे पॉपुलर होंगी, जिसमें से एक HTML CSS सपोर्ट डाउनलोड कर लो, एक HTML स्निपेट्स और एक इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास। ये इंटेलिजेंस अभी तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, तुम लोग बस ये ऊपर के 2 कर लो, वही बहुत है। सर बोलो। सर वो ना मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था सर। जो पहले आपने डॉक टाइप HTML वो लिखे है ना सर, वो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा मतलब क्यों वो सिंटैक्स है ना सर, वो आपने क्यों लिखा? ये डॉक टाइप HTML, हाँ हाँ, वो जो ये पहले डॉक आपने टाइप लिखा था ना HTML सर, इसलिए यूज़ डॉक होती है, टाइप ब्राउज़र को HTML। बताता है। हाँ, ये ब्राउज़र को बताता है कि डॉक्यूमेंट नीचे जो जितना भी कोड है ये कौन से डॉक्यूमेंट का टाइप, मतलब HTML का है तो ये सबसे ऊपर ये लिखा आ जाता है। ये नहीं लिखोगे तो भी एकदम सही से काम करेगा, बट इसको एक बार के लिए सेफ रहने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि दुनिया में अब सैकड़ों ब्राउज़र हो गए हैं, तो क्या पता कोई इस चीज़ को भी देख के चीज़ों को मतलब एनालाइज करता हो, तो इसलिए ये लिखा जाता है कि डॉक टाइप HTML कि ब्राउज़र को बता देता है कि नीचे जो भी लिखा है कोड वो किस डॉक्यूमेंट के टाइप का है। फिर ये जो HTML है यहाँ से तो HTML सीधा शुरू होता है, और ये लैंग EN इसलिए यूज़ होता है कि ये जो हमारा नीचे जितना भी कंटेंट होगा बॉडी और हेड के अंदर, ये सारा का सारा इंग्लिश में होगा। इसके अंदर अगर कोई किसी और कंट्री स्पेसिफिक साइट बना रहा है तो वो यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकता है, जैसे EN की जगह शायद हिंदी के लिए HN या HI होता है, तो उस हिसाब से ये होता है। और ये जो मेटा टैग होते हैं, मेटा टैग तो ब्राउज़र के लिए होता है, हेड के अंदर जितना भी सब कुछ आता है वो ब्राउज़र के लिए होता है। यहाँ पे तुम लोग जो भी चीज़ें लिखोगे या फिर जो भी पहले से आता है ये ब्राउज़र के रीड करने के लिए होता है, हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होता जब तक हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस ना जा रहे हो। तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, पहले बेसिक सीख लो, फिर इन चीज़ों में डेप्थ में भी जाएंगे कि ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है, जैसे जैसे हम आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे। सर आपके जैसे हाँ फाइल नेम के लेफ्ट में सर वो आ रहा है ना HTML5 का लोगो, हमारे में सर सिर्फ 2 एरो ब्रैकेट्स आ रहे हैं सर। एक्सटेंशन है उसकी भी, टेंशन है इसके आइकन लिए, ये वाला है पैक देखो, करके या ऐसा कुछ। ये मटेरियल आइकन थीम है ना, ये हाँ, डाउनलोड मटेरियल करोगे, आइकन। इसके अंदर सारे आइकन्स होते हैं, ये आइडेंटिफाई करके कि डॉट के बाद CPP लगा है या HTML लगा है, उस हिसाब से आइकन चेंज कर देता है। एक्सटेंशन में जाके बस मटेरियल आइकन लिख देना, तुम्हारे आ जाएगा। अभी जल्दी करो, टाइम हो रहा है, फिर तुम लोगों को कल भी एक सीधा कोड पकड़ा दिया था और साइट नहीं बनवा पाए थे, आज बनवानी है। अब तुम लोगों को बनानी है खुद की साइट, तो फिर जल्दी करो। सब लोग पहुंच गए, सब एक्सटेंशन हो गया सबका? ये बोले Yes, सर। sir, हो बहुत गए। चीज़ें बाकी हैं। यस सर यस सर। हाँ, जिनका नहीं हुआ वो थोड़ा बाद में भी कर लेना, अभी पहले इस पे ध्यान दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम लेट नहीं हो सकते। तो सिंपल सेलेक्टर के अंदर ये आता है, लेकिन अब देखो तुम लोगों के पास 2 H1 है, कि मतलब मेरे पास 3 H1 हो गए, तो अब 3 H1 है मेरे पास, तो मैं ऐसा तो है नहीं मेरे को सारे H1 को हमेशा के लिए एक ही स्टाइल देनी है, बार बार अलग अलग नहीं देनी। तो उस चीज़ के लिए सिंपल सेलेक्टर के अंदर ही आगे एक और कैटेगरी आती है, जो कि होता है, ये जो कैटेगरी थी ये थी एलिमेंट्स की, कि इसको हम एलिमेंट्स के ज़रिए कैटेगराइज कर लेते हैं। फिर जो उसके नीचे आता है वो होता है क्लास, क्लासेस एंड ID। ये चीज़ कैसे काम करती है कि इस चीज़ के लिए कल सर ने भी बताया था कि तुम लोग यहाँ पे आते हो, यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाते हो क्लास का, और इसके अंदर तुम लिख देते हो हेडिंग 1, और यही चीज़ तुम लोग यहाँ पे भी लगा देते हो कि क्लास हेडिंग 2, और वही यहाँ पे भी हेडिंग 3 की क्लास लगाई तुमने। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब तुम लोगों को सिर्फ H1 को स्टाइल नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना कि जो क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं ना, क्लास के लिए जो CSS सिंटैक्स होता है वो आता है डॉट लगा के, डॉट और जो भी क्लास नेम है, और फिर ये और फिर इसके नीचे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू ओपन हो जाती हैं। जैसे बताता हूँ तुम लोगों को हेडिंग के लिए, जैसे डॉट, अब जो क्लास का नेम था वो था हेडिंग 1, वो आएगा और फिर क्लास आएगा,
अब यहाँ पे तुम लोग कलर दोगे, मान लो मैंने कलर दिया, टोमेटो कलर दे दिया, तो अब यहाँ पे तुम जो जाके देखोगे तो हेडिंग 1 टोमेटो कलर की हो गई है, और जबकि ऊपर से हमने वो H1 की चीज़ें हटा दी थी, इसलिए वो वापस ब्लैक हो गई हैं, जो उनकी डिफ़ॉल्ट कलर होता है। अब मेरे को जब हेडिंग 2 के लिए चेंज करना है तो हेडिंग 2 लिखूंगा मैं, और वही नीचे का थोड़ा प्रॉपर्टी और वो वाला थोड़ा सा सिंटेक्स धीरे सेम हो था। जाना ऋषभ, हाँ? थोड़ा सा डिले आ गया, थोड़ा धीरे। सर मैंने टर्कॉइश कलर कर दिया, तो अब तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पहला कलर जो हमने हेडिंग 1 की क्लास दी थी वो हो चुकी है एकदम टोमेटो, ये है एकदम टर्कॉइश, क्योंकि हमने अब क्लास लगा के दिया कि हमने H1 का, जिस H1 का क्लास, मतलब जिस भी एलिमेंट का क्लास वो हेडिंग 1 होगा, वो चीज़ टोमेटो कलर की हो जाएगी। अब मान लो अगर मैंने क्लास पैराग्राफ में लगा देता हूँ ये वाली चीज़, हेडिंग 1, क्योंकि क्लास तुम लोगों को याद है ना, क्लास हम बार बार यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सेम क्लास, लेकिन जो आईडीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं हर किसी की, वो भी तुम लोगों को दिखाते हैं आईडीज़ कैसे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे जाके देखोगे तो पैराग्राफ 1 पे हमने हेडिंग 1 लगाया था, तो ये भी उसी कलर का हो गया। तो जिस भी एलिमेंट पे अब हेडिंग 1 लगा होगा तो CSS के अंदर दिखेगा कि हेडिंग 1 पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैं उस एलिमेंट पे लगा दूँ जिसके पास क्लास ये सेम है। और फिर आईडी के अंदर हेड 1 लगाते, तो अब क्लास समझ में आया क्लास को कैसे लिखते हैं हम, मतलब क्लास के को CSS में कैसे लिखा जाता है, डॉट लगा के। सर और कल हम इनपुट टाइप जहाँ हम कर रहे थे और नेम से भी क्लास कर रहे थे, तो क्लास लिखने के दो तरीके होते हैं क्या? एक सिंपल क्लास इक्वल टू या फिर नेम इक्वल टू? नहीं, नेम वो होता है, वो एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं उनके देखो लिए, नेम वहाँ पे वो हम वो HTML के, हाँ आकाश। नेम वो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट था इनपुट टैग का, जो कि बस उसको कैटेगरी बता रहा था। वहां पे तुम अगर क्लास देते भी और सेम लिखते भी, तब भी तुम्हारा ब्राउजर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो सिर्फ नेम एट्रीब्यूट के लिए आइडेंटिफाई करता कि अच्छा ये वाले चेकबॉक्स सेम कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि इनका नेम सेम है, ठीक है। तो उसकी पहले से ही कोई मीनिंग है तुम्हारे ब्राउजर के लिए, तो वो इसलिए वो प्री डिफाइंड है, ठीक है। यस सर। तो क्लास का सबको समझ आ गया कि कैसे सिंटैक्स होता है CSS के अंदर, अगर हमें क्लास को सेलेक्टर यूज़ करके CSS लिखनी है। आया ना समझ में सबको? यस सर। हाँ ऐसे बोला करो, चुप मत रहा करो। तो यस अभी क्लास के बाद हम चलते हैं आईडी पे। तो आईडी के लिए हम यूज़ करते हैं जो CSS सिंटैक्स होता है, वो होता है हैशटैग यूज़ करते हैं, हैशटैग, और जो भी आईडी का हमने नेम दिया होता है, और फिर वही करली ब्रेसेस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने H1 को एक हेड 1 की आईडी दे दिया, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेड 1 और वही की कलर, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ एक बार के लिए ताकि मैं उसको देख पाऊँ अलग कलर। कलर जो भी मेरे को देना, मान लो मेरे को येलो कलर देना, तो मैं उधर जाता हूँ तो अब ये आईडी के अकॉर्डिंगली देख रहा है कि हाँ आईडी के अंदर ऐसा हो रहा है। तो ये देखता है कि हाँ मेरे पास CSS के अंदर हेड 1 पे कलर येलो लगा हुआ है, तो वो यहाँ जाता है कि हाँ किस किस के पास आईडी हेड 1 है, और उस पर वो लगा देता है वैसा येलो कलर। अब मान लो कोई मेरे को बता सकता है कि अगर मैं यहाँ आईडी लगाता हूँ हेड 1 सेम आईडी लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बता सकता है मेरे को? कोई भी जिसको आता हो वो भी बता दो। कल तो काफी सारे लोग मैं थे जिनको पूछूं? आता था भाई। नहीं मैं पूछूं उठा के? अबे चले तू धीरज कंटिन्यू बोल्ड कर, पे बता चल, दे। धीरज सर बोल्ड पे चल रहा है, क्वेश्चन कमाल वापस है। रिपीट करना। कि अगर सेम यहाँ आईडी। पे मैंने आईडी हेड 1 दी थी और मैंने इसका कलर यहाँ पे येलो कर दिया था, और अब मैं ये सेम आईडी पैराग्राफ टैग को दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या चेंज दिखने को मिलेगा हमें वेब पेज पे? तो सेम कलर हो जाएगा। एकदम। सर आईडी तो यूनिक होती है ना।
सेम कलर हो जाएगा, मेरे को लगा तुम में से बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो आईडी होती है उसको हम बार बार सेम यूज़ नहीं करते, क्योंकि आईडी जो होती है वो एलिमेंट की यूनिक होती है। ये इसलिए देखो यूज़ नहीं करते क्योंकि जो सी एस एस प्रॉपर्टीज़ हैं वो लग जाती हैं, बट सी एस एस प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ कलर और ये सब नहीं होता, क्योंकि हमें लिंक्स भी यूज़ करनी होती है। आईडी का बहुत काम होता है, आईडी का सिर्फ सी एस एस के लिए काम नहीं यूज़ नहीं होता है, वो एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जिसकी वजह से हम उस पर लिंक्स लगा सकते हैं, उस पर किसी चीज़ को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस गुड नहीं होती, यहाँ पे ये हो जाता है लेकिन यहाँ पे ये यूज़ नहीं करना होता। अगर यहाँ पे ऊपर हेड वन दे रखा है तो तुम यहाँ पे एक और आईडी हेड वन नहीं दोगे, ये हमेशा याद रखना। साथ में एक और चीज़ है, जैसे कि मैं सेम ही टैग पर 2 क्लासेस दे सकता हूँ, पर मैं कभी भी सेम टैग पर 2 आईडी नहीं दे सकता, ठीक है? तो ये वाली चीज़ भी है यूनिक वाली। मैं यहाँ पे हेड टू नहीं लगा सकता हूँ, सर वो काम नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने इस बार ऊपर डॉट हेडिंग 2 लगाया था, उसके बाद हैश हेड 1 क्यों लगाया? वही तो बता रहा था कि जैसे ये क्लास की वजह से सिंटैक्स आता है, ये जो क्लास लगाते हैं ना हम, ये हर एक एलिमेंट में हेडिंग वन लगाया, इसके अंदर क्लास, इसके अंदर क्लास हेडिंग टू लगाया, तो यहाँ से जब हमें सेलेक्ट करना होता है क्लास के ज़रिए तो हम डॉट लगाते हैं कि डॉट हेडिंग वन, मान लो उसको पता है फिर सी एस एस को कि डॉट लगा हुआ है, मतलब मेरे को इस जो ये नाम है इसकी क्लास को सर्च करना है बॉडी के अंदर, और उस पर ये वाला जो प्रॉपर्टीज़ है ये लगानी है। लेकिन मान लो मेरे को अब मैंने ये आई डी दी है हेड वन, तो उस चीज़ के लिए हम हैश टैग लगाते हैं, यहाँ पे हैश लगाते हैं ताकि उसको पता चले कि हाँ ये हेड वन है, इसमें मेरे को आईडीज़ को सर्च करना है कि किस किस के पास हेड वन आईडी है, ओके सर। और फिर उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है। ओके सर। मतलब आईडी जो कि ये 2 चीजों को भी दी जा सकती है सेम। आईडी दी जा सकती है बट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो आईडी का काम सिर्फ सीएसएस का नहीं होता, उस पर बहुत सारी चीज़ें रीडायरेक्ट भी होती हैं। जब वो वेबसाइट बना रहे होंगे लास्ट में, अगर हम टाइम बचेगा तो उसके अंदर बताएंगे कि आईडी 2 बार क्यों यूज़ नहीं करते सेम। यस सर। तो यहाँ तो हो गया, अब क्लास हो गया, आईडी हो गया, अब एक यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें हटाते हैं एक बार के लिए। सर ये सेमीकोलन का क्या डाउट? इम्पोर्टेंस है? सेमीकोलन सेमीकोलन देखो तुम्हें, ये सेमीकोलन बताता है कि यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो है वो एंड हो गई है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत लंबी भी जाती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ आते हैं। तो ये सीएसएस को बताता है कि यहाँ पे मेरी जो प्रॉपर्टी जो मैं अभी लिख रहा था वो एंड हो गई, अब इसके आगे से दूसरी प्रॉपर्टी चालू हो गई। तो अगर तुम ऐसे ना लिख के इसको ऐसे भी लिखोगे ना तो भी ये सही लगेगा, क्योंकि सीएसएस को पता है कि यहाँ पे मेरी पहली प्रॉपर्टी एंड हो चुकी है और इसके बाद अगर कुछ और शुरू हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी 2 शुरू हो रही है। और कॉलन का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो चुकी है प्रॉपर्टी का नेम, तो उस प्रॉपर्टी के नेम पे और कॉलन के बाद वैल्यूज़ आती हैं, तो उन वैल्यूज़ को एनालाइज करके वही अप्लाई करता है एलिमेंट्स पे, जो भी हमने सेलेक्टर यूज़ करा होता है उस पर। क्लियर? समझ गया। यस सर। सर सर आपने जैसे H1 करके पहले आपने किया था ना सर, H1 मतलब H1 प्रॉपर्टी लगा के उसमें आपने एट्रीब्यूट लगाया था कलर, और उसके बाद H2 वैसे किया था ना सर। जैसे आपने H1 सारे H1 के लिए एक कलर दिया और उसमें जैसे क्लास लिख के आपने हेडिंग 1 के लिए एक और कलर अगर दिया तो कौन सा कलर वहां पे मतलब आएगा सर, जो हमारा रिजल्टेंट दोबारा डॉक्यूमेंट होगा बताओ, ना सर? दोबारा बोलो एक बार डाउट। मैं बोलता हूँ, सर वो पूछ जैसे रहे हैं अभी कि है, हाँ रुको मैं हाँ बता देता हूँ। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मैंने H1 टैग पे एक कलर दे दिया और उसके बाद उनमें से किसी एक H1 को कोई क्लास दे दिया और उसमें कोई और कलर दे दिया तो क्या होगा? तो तू बता दिया। हाँ मैं बताता हूँ। जैसे H1 को ये दिया हमने कलर वॉयलेट दिया, और फिर मैंने डॉट हेडिंग पे दे दिया एक कलर, मान लो मैंने यहाँ पे अब इसको टोमेटो कलर दे दिया, तो यही पूछ रहे हैं कि अब इसमें से अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा। यस सर। हाँ तो ऐसी कंडीशन में यही होगा कि जो तुम्हारा ब्राउज़र होता है वो HTML डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे की साइड रीड करता है। तो जैसे पहले वो इसको देखेगा कि हेड के अंदर क्या है, फिर स्टाइलिंग क्या लगी हुई है, और फिर वो ऐसे करते करते नीचे तक जाएगा। तो वो पहले देखेगा ब्राउज़र कि हाँ H1 पे मेरे पास कलर वॉयलेट लगा हुआ है, तो वो हर एक H1 पे वॉयलेट कलर लगा देगा। फिर उसको पढ़ने में आएगा, अच्छा कलर टोमेटो, हेडिंग 1 पे कलर टोमेटो लगाना है, तो फिर वो वहाँ पे ये वाला कलर लगा देगा। अगर तुम लोग अगर इसको ऊपर करते हो, मतलब मान लो मैंने इसको ऊपर कर दिया है H1 के,
तो फिर क्या होगा, कुछ बता सकता है? तेरा ही डाउट था ना, तू ही बता एक बार, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हाँ क्या होगा? सर, तो फिर जो H1 का कलर है ना वो हेडिंग 1 पे आ जाएगा, क्योंकि पहले हेडिंग 1 का जो है वो टोमेटो कलर आएगा। उसके बाद HTML रीड करेगा कि H1 के जो है सारे, उनका कलर वायलेट है, तो सारे पे वायलेट आ जाएगा। नहीं, वो एलिमेंट को रीड करता है। यहाँ पे जो ये स्टाइल है ना, इस पूरे को एक साथ लेके जाता है वहाँ पे। तो अगर तू नीचे H1 के साथ ये भी लगाएगा तो इस चीज़ की हायरार्की होती है कि पहले वो ऐसे रीड नहीं करता कि वो स्टाइल के अंदर भी एक एक लाइन को रीड करेगा कि हाँ पहले हेडिंग पे ये लगा हुआ है, पहले ये इस चीज़ को देखेगा कि हाँ H1 पे ऐसा लगा हुआ है, ये तब भी यही करेगा। इस बात को समझो कि क्लास और इसके अंदर भी, सेलेक्टर्स के अंदर भी एक हायरार्की होती है, जो कि इसलिए यूज़ की जाती है कि ऊपर नीचे भी कोड हो तो कोई फ़र्क ना पड़े। ये ऊपर नीचे वाली चीज़ तुम्हें अच्छे से समझाई जाएगी, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैं समझा रहा हूँ, जो कि जबकि ये बहुत ईजी है, बट मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ इस चीज़ को। आकाश, तू समझाने की कोशिश करेगा एक बार? ये देखो, मतलब कंफ्यूज मत हो। जब तुम H1 यूज कर रहे हो तो तुम सारे टैग्स पर लगा रहे हो, ठीक है। और अगर तुम किसी क्लास में लगाओगे तो तुम उसको हमेशा स्पेसिफाई कर रहे हो। तो जब भी वो मतलब जैसे कि तुम्हारा जब ब्राउजर ये रीड करेगा तो उसको पता है कि अगर मैंने किसी क्लास पे लगाया है, मतलब ये चीज़ कोई सेंस बन रही है क्या कि तुमने पहले जैसे कि अगर हम ये मान लें कि ब्राउजर ऊपर से नीचे तक रीड करते हुए जा रहा है, ठीक है। उसने पहले हेडिंग 1 पे लगा दिया कलर टोमेटो, ठीक है। फिर उसने H1 पे फिर से चेंज कर दिया। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि H1 टैग पे, सारे H1 टैग्स पे सेम कलर दे रहे हैं। तो अगर मुझे सारे H1 टैग्स पर सेम कलर देना ही था तो मैं हेडिंग 1 यूज ही क्यों करता? सेंस नहीं कर रही ना वही चीज़। तो यही चीज़ प्रेसिडेंस बोल लो या ऐसा कुछ बोल लो, हर चीज़ का ऑर्डर होता है कि किसको कितनी प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसने H1 को देखा और उसने उसके हिसाब से कलर लगाए। फिर उसने देखा कि अच्छा इस वाले H1 पे एक क्लास लगी हुई है, तो वो उस वाले H1 को वो वाली क्लास के हिसाब से प्रॉपर्टीज देगा, ठीक है। वरना मतलब अगर तुमको सब पे सेम ही करना होता तो तुम उसके ऊपर लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता ना उस चीज़ का। तो समझ में आ रही है ये यस चीज़? सर, यस हाँ। सर। और कोई ये बोल रहा था कि बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो एक बार एक बैकग्राउंड कलर दे दे यहाँ पर ऋषभ। चैट में कोई बोल रहा था। ये देखो, बैकग्राउंड कलर दिया जा सकता है। यहाँ पे तुम लोग बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं फॉन्ट साइज 100 पिक्सल कर देता हूँ तो वो देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो? ये प्रॉपर्टीज़ के मतलब बारे में तुम्हें बताएंगे, लेकिन अभी पहले तुम सेलेक्टर्स की चीज़ें समझो कि यहाँ पे जो सेलेक्टर्स चल रहा है ना, ये वाली चीज़, हम अभी ये चीज़ समझा रहे हैं। तुम ऑलमोस्ट सर सारी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो तुम जैसे चाहो, जितना चाहो। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर आपका लाइक सेलेक्टर ग्रे में आ रहा है ना, मेरा इधर पूरा ग्रीन में आ रहा है। वो बस अरे थीम की वजह उसको से होता है। कमेंट आउट करो, अच्छा ये ऊपर वाला ये चीज़। नहीं, क्या पता थीम की वजह से बोल रहा हो। तुमने कमेंट्स नहीं, लगाए हैं तो कौन सा वैसे हाँ। सेलेक्टर की बात कर रहे हो? किसकी हाँ, बात ये कर रहा आपने है? जो ऊपर लिखा है लाइक स्लैश के बाद जो तुमने स्लैश हाँ, तुमने एस्टेरिक सेलेक्ट वगैरह। कमेंट कमेंट सही तरीके से लिखा है ना तुमने? मतलब सिंटेक्स बिल्कुल सही लिखा है ना, हाँ एग्जैक्ट सेम है ना? हाँ यस सर, सर वो एग्जैक्ट कमेंट ही सही है, है। वो थीम की वजह से ही आ रहा है हाँ डिफरेंट। तो वो मतलब थीम लाइट की सही वजह है। से होगा। जैसे कि ये कोई हाँ। थीम यूज कर रहा है, मैं जैसे कोई यूज मैं करूंगा तो मैं अलग अलग थीम आएगा। यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं जो है वो तुम्हारा जो VS कोड का नॉर्मल थीम होता है ना, वो थोड़ा सा ग्रेइश होता है। मेरे को ब्लैक चाहिए था तो मैंने ये ब्लैक का ही थीम यूज़ करता हूँ, पूरा बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता ठीक है बस आ जाओ। अच्छा। है। बस इसलिए, बाकी कुछ नहीं। तुम लोग अपना थीम एक्सप्लोर करना बाद में, क्लास के अंदर नहीं। तो अभी सेलेक्टर्स के अंदर आई क्लास और आईडी सबको समझ आ गई है? यस यस सर। सर। यस सर। तो एक प्रायोरिटी का ऑर्डर फिर से सुन लो। प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आईडी को। कि अगर आईडी क्लास और एलिमेंट्स के अंदर बात करें तो, कि सबसे पहले आईडी पे जो प्रॉपर्टीज़ लगी होंगी वो उन्हीं को कंसिडर करेगा। और अगर वो जो क्लास के अंदर लगी होंगी फिर वो उनको नहीं करेगा, क्योंकि आईडी से ओवरराइट कर सकते हो तुम लोग मतलब। तो आईडी की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर क्लास की, फिर एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। बाकी फिर आईडी और क्लास समझ में आ गया सबको। तो एक यूनिवर्सल टैग होता है। यूनिवर्सल टैग क्या होता है वो तो मैं यहाँ लिखता हूँ। थर्ड होता है
सिंपल सेलेक्टर के अंदर ही होता है वो होता है यूनिवर्सल। वो यूनिवर्सल क्या करता है कि तुम्हारे हर एक चीज़ को ये स्टार से डिनोट किया जाता है। हर एक सेलेक्टर को मतलब उसके अंदर तुम लोग यहाँ पे अगर CSS के अंदर लिखोगे स्टार और मेरे को चाहिए कलर ग्रे, तो वो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा भाई किसकी क्या चीज़ लगी है, वो एलिमेंट कौन सा है, वो क्या नहीं है। बॉडी के अंदर हर एक टैग जो भी होगा, हर एक एलिमेंट जो भी होगा, वो उस पर कलर ग्रे दे देगा। अब वो चाहे P के यहाँ पे हेडिंग के नीचे तुम लोग H6 लिख रहे हो तो भी वो यहाँ पे ग्रे के अंदर ही आएगा। तो मतलब कि वो जो स्टार होता है वो हर एक उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेता है कि हाँ, अगर मैंने सिर्फ स्टार लगाया है तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट होंगे, जितने भी होंगे, उन सबको वो ग्रे कर देगा। ये बहुत छोटी चीज़ें, मतलब बहुत छोटी चीज़ें। यूनिवर्सल का मतलब यही होता है, समझे यूनिवर्सल को। यस सर। और अब मैं एक हेड 2 भी दे देता हूँ, H2। तो उसके अंदर H2 के अंदर अब हम देखेंगे ग्रुपिंग कैसे करते हैं इन एलिमेंट्स की। मैं जो बोलता हूँ वही क्यों लिख रहा हूँ। यूनिवर्सल सबको समझ आ गया, तो अब ग्रुपिंग करते हैं सेलेक्टर्स की, ताकि हम लोग थोड़ा सा कोड बचा पाएँ और थोड़ा सा अपना टाइम भी बचा पाएँ। जिसके अंदर ये करते हैं कि जो भी H1 होता है उनको H2 P और ऐसे करके, और फिर हम करली ब्रेस से शुरू करते हैं, और फिर जो भी हमें प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती है वो हम लिख देते हैं। तो ये जो चीज़ होती है वो H1, H2 और P तीनों पे एक साथ लग जाती है। जैसे H1 कॉमा H2 कॉमा से सेपरेट करते हैं हम इन एलिमेंट्स को या क्लासेस जो भी हमें होती हैं, और यहाँ पे पैराग्राफ, और इसके अंदर हमने लिखा कलर टील। तो यहाँ पे देखोगे कि H1, H2 और जो पैराग्राफ्स हैं उनका कलर टील हो गया है, बट जो ये H6 हमने छोड़ दिया था वो बिल्कुल भी वैसा ही पड़ा है, जो उसका डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे तुम लोग और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें करना है कि मेरे को सिर्फ H1 को बनाना है और पैराग्राफ में पैरा में इसकी क्लास देते हैं पैरा1 और इसकी क्लास पैरा2। तो तुम लोगों को ये चाहिए कि मेरे को H1 को कलर चेंज करना है और मेरे को सिर्फ एक पैरा1 की कलर चेंज करनी है, ना कि पैरा2 की कलर चेंज करनी है। तो तुम वहाँ पे कॉमा लगा के वहाँ पे क्लास भी लिख सकते हो। सिंटैक्स वही रहेगा क्लास का, डॉट लगा के वही चीज़ लिखी जाती है। तो वहाँ जाओगे तो तुम देखोगे कि सिर्फ H1 का कलर चेंज हुआ है और एक जिस पैराग्राफ की क्लास पैरा1 थी उसका कलर चेंज हुआ है, बाकी सब सेम टू सेम है। तो ये हमारा कोड बचाता है, हमें ये नहीं लिखना पड़ता कि पहले हमने H1 के लिए लिखा फिर पैराग्राफ के लिए अलग से लिखा। यहाँ पे हम चीज़ों को ग्रुप करके जिनकी हमें सेम प्रॉपर्टीज़ रखनी है उनके लिए हम ये लिख सकते हैं। सबको समझ आया? यस सर। ऋषभ एक बार यहाँ जल्दी पे से थोड़ा सा हम रिकैप कर दे। कोई बोल रहा है रिकैप कि के उसका थोड़ा अंदर सा देखो मिस हो गया था, जल्दी से बिल्कुल कोई मिस हो सीन गया था। तो जैसे हम लोग कल सर ने बताया था कि H1 और ये सब बताया था कि टैग्स कैसे कैसे यूज़ होते हैं, तो आज हम उनकी स्टाइलिंग देख रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि CSS कैसे यूज़ करते हैं। तो इनलाइन CSS तो कल थोड़ी सी दिखाई थी, लेकिन इनलाइन CSS हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि पहले मेरे को यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर मेरे को H2 के अंदर अलग से स्टाइल लिखना होगा, फिर H1 एक बार और है, फिर उसके लिए दोबारा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टाइल यहाँ पे टैग का यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हमने स्टाइल हेड और बॉडी के बीच में आता है और इसके अंदर हम स्टाइलिंग देते हैं। जैसे मेरे को सिर्फ H1 को स्टाइल देनी है, कलर देना है, तो मैंने उनको एक बार कलर दिया, तो जितने भी H1 सेव नहीं होते हैं ये, हाँ जितने भी H1 है वो इस कलर के हो जाएंगे, बाकी जो H2 है वो उसी कलर का है। तो मेरे को बार बार इनलाइन CSS नहीं लिखनी पड़ती, यहाँ पे मैं पहले स्टाइल लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं फिर से स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के फिर से लंबे सी चीज़ें लिखूंगा, वो नहीं करना पड़ता हमें। क्योंकि जो स्टाइल है, मान लो तुम लोगों को सिर्फ कलर चेंज करना है और बाकी CSS यूज़ नहीं करनी, तो तुम लोगों ने इनलाइन CSS यूज़ कर भी लिया। बट अभी हम आगे देखेंगे कि CSS के अंदर सिर्फ हम कलर चेंज नहीं करते, हमारे पास कलर होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, बॉर्डर होता है, फिर मार्जिन होता है, फिर पैडिंग होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उन सबको यहाँ पे लिखोगे तो कोड कितना लंबा चला जाएगा, इतनी तुम्हारी स्क्रीन भी नहीं होगी, तुम स्क्रॉल करते रहोगे इधर उधर और कोड बहुत क्लटर्ड सा लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे स्टाइल के टैग के अंदर सेलेक्टर्स यूज़ करते हैं। सेलेक्टर क्या होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को कि हमें किस पे प्रॉपर्टीज़ लगानी है।
तो जो CSS का सिंटैक्स होता है वो होता है सेलेक्टर करली ब्रेसेस और फिर उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं कि प्रॉपर्टी 1 हमें उसकी वैल्यू जो कि बाद में सेमीकोलन से एंड हो जाती है, फिर प्रॉपर्टी 2 आती है और हम ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर लगा सकते हैं जो कि CSS देखेगा कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, मुझे इनको इस सेलेक्टर पे ले जाके अप्लाई करनी है। तो जो सेलेक्टर होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम आज सिंपल सेलेक्टर्स देख रहे थे। सिंपल सेलेक्टर के अंदर एलिमेंट्स आते हैं जो कि यही होते हैं जो टैग यहाँ पे तुम यूज़ करते हो H1 H2, ये सब पैराग्राफ का P टैग होता है। तो उनके जरिए हम यहाँ पे H1 लिखेंगे, करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और उनके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें लिखनी होगी, कलर या फिर बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है हमें, तो वो बैकग्राउंड कलर यहाँ चेंज हो जाएगा हेडिंग 1 के लिए, मतलब H1 जितने भी हैं उन सब के लिए। फिर हमने देखा था कि चलो एलिमेंट तो इतना होता है, लेकिन हमें फिर H1 के अंदर भी अलग अलग चीज़ें करनी कि मेरे को पहला H1 अलग रखना है, दूसरा H1 अलग रखना है, तो उसके लिए हम क्लास देते हैं। तो उन क्लास और आईडीज़ का हम ऐसे यूज़ करते हैं कि क्लास हमने हेडिंग 1 इसको दे दिया। तो अब यहाँ पे जो सेलेक्टर होता है वो जो क्लास वाला सेलेक्टर होता है उसका सिंटैक्स होता है डॉट लगा के और जो भी क्लास का नेम होता है वो, और फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस शुरू होते हैं और जो भी हमें प्रॉपर्टीज़ देनी है वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमारा जो H1 का जो क्लास है वो है हेडिंग 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट हेडिंग 1 और फिर यहाँ पे हमने लिखा कलर टोमेटो लिख दिया, और जो हेडिंग 2 है मतलब जो दूसरा H1 है हमारा उसके लिए हमने कलर टील दे दिया। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो जो पहला H1 है वो थोड़ा ऑरेंजिश कलर है, मतलब जो भी टोमेटो का कलर होता है, और जो H2 है वो थोड़ा सा टील कलर में है। तो इसके ज़रिए तुम अलग अलग H1s को अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। फिर हमारे पास आती है आईडी सेम तरह से काम करती है जैसे क्लास काम करती है, बस उसका सिंटैक्स अलग होता है कि यहाँ पे पहले तुम एट्रीब्यूट दोगे कि कौन से मतलब एलिमेंट को तुम्हें आईडी प्रोवाइड करनी है, तो उस आईडी को यहाँ पे तुम लोग स्पेसिफाई करोगे कि हाँ मेरे को इस H1 को आईडी देनी है हेड 1। तो जो आईडी का सिंटैक्स होता है वो होता है हैशटैग लगता है, जैसे क्लास के अंदर डॉट लगता है तो इसके अंदर हैश लगता है, और जो भी तुमने आईडी दी होती है वो आईडी यूज़ करोगे और फिर उसका कलर तुम चेंज, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ कलर नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ेंगे वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे उस आईडी पे उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर आता है हम सिंपल सेलेक्टर में क्लास और आईडी होगी, फिर आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर जो कि एक स्टार से डिनोट होता है। तो स्टार क्या करता है कि तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ये ध्यान नहीं देता कि H1 है या पैराग्राफ टैग है या कुछ भी है, वो सीधा चेंज करेगा चीज़ों को। जैसे कलर मैंने यहाँ पे स्टार लगा के वॉयलेट लिख दिया, तो यहाँ पे अब हर एक चीज़ का जो फॉन्ट कलर है वो वॉयलेट हो जाएगा। तो स्टार ये चीज़ करता है कि यहाँ पे जितने भी होंगे H1 होगा, H2 होगा, पैराग्राफ टैग होगा, H6 होगा, वो सबका कलर एक साथ चेंज कर देगा, तो तुम बार बार CSS लिखने से बच सकते हो। और ये थोड़ा टाइम भी बचाता है और कोड भी थोड़ा सा छोटा होता है जिससे मोर रीडेबल कोड बनता है। फिर हमारा ग्रुपिंग आता है कि चलो मान लो हमें हर किसी को कलर वॉयलेट नहीं देना, मेरे को सिर्फ H1 को देना, H6 को देना और P टैग को देना, तो तुम ग्रुपिंग करते हो। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, बस कॉमा से सेपरेट करना होता है तुम्हें, H1, H6, P, और फिर वही करली ब्रेसेस। मतलब तुम यहाँ पे एक साथ बहुत सारे सेलेक्टर्स लगा रहे हो। ये जो सेलेक्टर होते हैं, सेलेक्टर, इसको थोड़ा सा सिंटैक्स और अच्छे से करूँ तो सेलेक्टर 1, सेलेक्टर 2, और यहाँ पे तुम प्रॉपर्टीज लगा सकते हो तो कि दोनों पे अप्लाई होंगी। यहाँ पे मैंने मान लो मेरे को कलर उसको देना है येलो ग्रीन देना, तो फिर यहाँ पे H2 को छोड़ के H1 जितने भी हैं और H6 जो है और पैराग्राफ टैग है उन सब का कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लो मेरे को बोलना है कि मेरे को दोनों पैराग्राफ है ना उनका कलर चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे मैं पैरा हटाऊंगा और कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे पैरा 1 लगा दूंगा, जो कि क्लास मैंने यहाँ पे पहले से दे रखी है। क्लास पहले से देनी होती है, HTML खुद से नहीं देखेगा कि तुम पैरा 1 बोल रहे हो तो वो पहला P टैग की बात कर रहे हो, क्लास तुम्हें वहाँ पे देनी पड़ेगी। और तुम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते, मतलब तुमने अगर यहाँ पे जैसे पैरा 1 लिखा तो यहाँ पे सिर्फ इस पैराग्राफ का कलर चेंज हुआ है, दूसरे का सेम हो गया क्योंकि पैरा 2 पे वो चीज़ नहीं लगी हुई है। लेकिन अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, अगर कैपिटल का स्मॉल भी या स्मॉल का कैपिटल भी हो जाता है तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि ये जो क्लास और आईडीज़ होती हैं केस सेंसिटिव होती हैं। तो ये सेलेक्टर सबको समरी में क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर। जैसे टेक्स्ट जो है हमारा वो डिफ़ॉल्ट ब्लैक में है, अगर हमको वो डिफ़ॉल्ट चेंज करके कोई और कलर करना हो वो पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है ना, तुम लोग स्टार के जरिए वही तो कर रहे हो ना कि तुम स्टार लगाओगे और तुम कलर चेंज करोगे तो हर जगह का टेक्स्ट कलर ही चेंज होगा। नहीं मतलब स्टार के अलावा, मतलब
जो पहले से हमको मतलब है ना कि तुम लोग जैसे टाइप। बॉडी टैग होता है ना, इस पे भी चीज़ें लगा सकते हो कि बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तुम्हारा बॉडी के अंदर का कलर चेंज कर देगा टील। तो मतलब तुम बॉडी के ऊपर भी चीज़ें लगा सकते हो, जो कि हम आगे देखेंगे कि बॉडी के ऊपर क्यों भी ज़रूरी भी होता है। बॉडी के ऊपर भी हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। देखो, अगर तुम बोल रहे हो फिर कि जो बिना स्टाइल करे बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता। तुम्हें स्टाइल तो देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं के हिसाब से ब्राउजर चलता है। हर किसी के हिसाब से चेंज तो हो नहीं सकता, बट हाँ चेंज कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। सर स्टार्स को यूज करके मतलब पूरे टेक्स्ट को हम बोल्ड या फिर इटैलिसाइज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल होता है ना, इटैलिक करोगे इसको तो यहाँ पे हर एक चीज़ इटैलिक हो गई है। फिर फॉन्ट स्टाइल मैंने इटैलिक किया है तो वहाँ पे हर एक चीज़ इटैलिक हो जाती है। तुम लोग, अरे वो बताया तो था आकाश सर ने कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो CSS के जरिए, जो तुम्हें करना है। तुम्हें अगर यूँ चाहिए कि मेरे को दिस का टी इटैलिक चाहिए और बाकी सारा नॉर्मल चाहिए, तुम लोग वो भी कर सकते हो। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी को देखना तो दिखा देंगे, वरना अभी हमें आगे भी बढ़ना है, बहुत मतलब कंटेंट बचा है। उसमें टाइम जाएगा इसलिए, पर वो कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस टी के आगे तुम कुछ और लगा दो, हाँ उस वैसे हो जाएगा। तो सिंपल सेलेक्टर हो गया। अब हम थोड़े से सेलेक्टर्स तो तुमने देख लिया कि हम CSS यूज़ कैसे करते हैं, कि चीज़ों में हमें चीज़ें प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है वो कैसे करते हैं। लेकिन अब वो प्रॉपर्टीज़ होती कौन कौन सी हैं? नहीं, प्रॉपर्टीज़ से पहले हाँ बोलो। सर नॉर्मल सिलेक्टर और जो ग्रुप करके हम वो करते हैं उसमें प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा होती है? जो तुम्हारी नीड है कोड की, मतलब तुम्हें अगर सिंपल H1 पे लगाना है, एक सारे H1 पे, तो तुम H1 लिखो और वो लगा दो। लेकिन अगर अब तुम्हें देखना है कि हाँ मेरे को जो H1 में प्रॉपर्टीज़ दी हैं वही मेरे को किसी पैराग्राफ टैग में भी देनी है, तो वहाँ पे तुम दोबारा तो लिखोगे नहीं वो कोड, अगर क्योंकि H1 के अंदर जब प्रॉपर्टीज़ लगती है तो कम से कम 10-12 तक चली जाती है, 10-12 लाइन तक। तो वो प्रॉपर्टीज़ अब तुम दोबारा लिखने से बचने के लिए कॉमा लगा के और तुम आगे पैराग्राफ टैग लगा देते हो। नहीं नहीं देखो सर, मैं वो ग्रुपिंग नहीं में भी, पूछ रही। हाँ ग्रुपिंग में भी प्रेसिडेंट सेम ही रहेगा। पहले H1 टैग ही आएंगे, मैं सबसे ऊपर मान लो आईडी होगी, फिर क्लास हो गया, फिर H1 ही हो गया। तो फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम उन सबको ग्रुप कर रहे हो और उसके बाद में कहीं और भी सेम ही चीज़ का पैराग्राफ मतलब टैग से चेंज कर रहे हो या फिर क्लास या आईडी से चेंज कर रहे हो, प्रेसिडेंट सेम ही रहता है। अगर आईडी यूज़ कर रहे हो किसी भी चीज़ की तो वही उसी की प्रॉपर्टी आएंगी, क्लास यूज़ कर रहे हो तो क्लास की, और टैग यूज़ कर रहे हो तो टैग की। सर एज एन हमने अगर सिंपल सिलेक्टर का फॉर्मेट यूज करके जैसे H1 सारे H1 को दिया, कोई कलर दिया, उसके बाद हमने वो ग्रुपिंग करके किसी स्पेसिफिक H1 को कोई और कलर दिया, तो हाँ तो मतलब वो अप्लाई किसी होगा ना? हाँ ये बताओ किसी हाँ स्पेसिफिक वो को अप्लाई कैसे होगा। दोगे तुम? क्लास या आईडी देके? सर तो हाँ क्लास आईडी देंगे। हाँ तो क्लास और आईडी की अगर ओके ओके, प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली होगा ना वो। यस 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 सर। हो गया डाउट क्लियर? यस अब सर। देखो, अब तुम ये इंटरनल CSS यूज़ करते हैं जो कि हम स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन अब तुम देखो यहाँ पे तुम लोग अगर स्टाइल लगाओगे तो तुम जब भी अपना index.html खोलोगे तुम्हें सबसे पहले स्टाइल दिखता है। और ये चीज़ कोड इतना लंबा भी हो गया, ये जो छोटा सा कोड होना चाहिए था वो 47 लाइन्स तक चला गया। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल CSS यूज़ करने के लिए यहाँ पे सब लोग यहाँ पे क्लिक करके एक style.css जो भी तुम्हारा मन हो उसके .css पे वो चीज़ बना लो। जो style.css होता है वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट होता है कि हर जगह पे यूज़ किया जाता है, इसलिए हर कोई स्टाइल या स्टाइल्स नाम रखता है अपनी CSS फाइल का। तो यहाँ से तुम लोग ये स्टाइल थोड़ा हटा सा सकते डिले हो। है। ओके, और यहाँ पे तुम लोगों को ये लिखना होता है, लिंक लगानी होती है एक। यहाँ पे अगर तुम लोगों ने स्निपेट इंस्टॉल कर रखे हैं तो तुम जैसे लिंक लिखोगे तो ऊपर लिंक का एक ऑप्शन आएगा, तुम लोग अब इस पर एंटर मारो तो ये रिलेशन स्टाइल शीट का आता है। मतलब उसको पता है कि यहाँ पे जो लिंक दी जा रही है वो मेरी स्टाइल शीट की है, कि मतलब इसके अंदर मेरे को CSS मिलेगी। और वहाँ पे फिर तुम इसका ./ और ये style.css को सेलेक्ट करना है। ये एक तरह से उसकी लोकेशन बता रहा है कि जो मेरी CSS की फाइल है वो कहाँ पे रखी हुई है। कर लिया सब लोगों ने? फिर हम आगे शुरू करते हैं।
सर एक बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज, क्या करना है स्टाइल डॉट सी एस एस वाला? तुम लोगों को बस यहाँ पे जो टाइटल के नीचे जो है मतलब हेड के अंदर आता है, जो भी लिंक आती है स्टाइल शीट की वो हेड वाले टैग के अंदर आती है टाइटल के नीचे। तो वहाँ पे तुम लिंक लिखोगे, तो लिंक अगर तुमने स्निपेट यूज़ कर रखा है तो फिर वहाँ पे लिंक का नीचे अपने आप आ जाएगा, तो उस पर लिंक लिख के एंटर करोगे तो तुम्हारे पास ये सिंटैक्स लिखा हुआ आएगा, लिंक रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट लिखा होगा और href खाली पड़ा होगा। वहाँ पे तुम्हें स्टाइल का लोकेशन डालना है कि वो फाइल हमने कहाँ रखी है। सर तो स्टाइल जो डॉट इसी CSS फोल्डर सर स्टाइल डॉट CSS अलग से फाइल कैसे बनाएं? यहाँ पे जो तुम्हारा फोल्डर है वहाँ पे यहाँ पे एक आइकन आ रहा होगा, तुम उस पर क्लिक करके भी बना सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो वो भी बन जाएगी और फिर तुम उसका नाम लिख सकते हो। जहाँ पे तुम्हारा index.html आ रहा है वहीं पे आइकन्स आ रहे हैं, उनको यूज कर लो। इन्होंने शायद उसको बंद कर दिया, एक्सप्लोरर को बंद कर रहे हो तुम लोगों ने। ठीक है, कंटिन्यू कर। तो कितने लोगों ने लिंक कर लिया है बता दो, हैंड रेज कर दो। सर बोलो मुकेश। सर वो क्या है कि वो कल्चरल बोर्ड वालों का बीच में कॉल आ गया, आप ये वाली चीज दोबारा बताओगे सर एक बार, ये वाली जो अभी लिखी थी? कौन सी चीज? ये जो अभी आपने लिंक करा वाली? था। यस सर, लिंक वाली। सर कुछ नहीं करना है, ये जो लिंक होती है ये हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमने जो हमारी CSS की फाइल है, क्योंकि यहाँ पे हेड के नीचे स्टाइल लिखते हैं तो कोड बड़ा हो जाता है एक ही फाइल के अंदर, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि कोड को थोड़ा सा पीसेस में रखते हैं तो पता चलता है कि हाँ हमने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर रखा हुआ है और इसकी स्टाइलिंग कहीं और है। तो उसके लिए हेड के अंदर एक ये टैग लगता है लिंक का, जिसके अंदर हम पहले रिलेशन से स्पेसिफाई करते हैं कि स्टाइल शीट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी लिंक होगी वो हमारी स्टाइल शीट के अंदर यूज़ होगी। तो और फिर यहाँ पे हम href के अंदर उसके 2 मिनट रुको। हाँ तो देखो वही है कि ये जो स्टाइलिंग है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। H1 के अंदर मैंने कल एट्रीब्यूट से करके दिखाई थी, फिर अभी ऋषभ ने क्या दिखाया था, स्टाइल टैग यूज करके हमने अभी स्टाइलिंग की थी। पर जब हम स्टाइल टैग यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा कोड बहुत बड़ा हो जा रहा था। और अब देखो तुम 10 दिन बाद मान लो अपना कोड लिख के रीड करने आए हो, तो फिर तुम देखते रह जाओ कि क्या चीज़ कहाँ है क्या चीज़ कहाँ है, तो वो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा और रीडेबल नहीं रहेगा। पहली प्रॉब्लम तो यही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल शीट बाहर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, उसकी अलग फाइल बनाते हैं और वो अलग से इंक्लूड करते हैं। तो उसको इंक्लूड करने का ये सिंटैक्स ऋषभ ने दिखा दिया। लिंक यस टैग सर। बनाया तुमने, उसमें रिलेशन बता दी कि ये स्टाइल शीट है, एंड देन href में उसकी लोकेशन दे दी कि यहाँ से इसको एक्सेस कर लो। तो वही चीज़ है, ठीक है। सर ये लिंक करने के लिए ये ./style.css ये लिखना पड़ेगा या फिर कुछ और तरीके से लिंक हाँ करना है? देखो, ये डॉट स्लैश क्यों लगाया तुमको बताया था। डॉट स्लैश का मतलब है करंट डायरेक्टरी, मतलब करंट फोल्डर, क्योंकि अभी फाइल इसी फोल्डर में पड़ी थी साथ में, तो डॉट स्लैश लगा के हमने ये कर दिया। वरना यहाँ पर तुमको तुम्हारी जो भी स्टाइल शीट है वो जिस भी फोल्डर में पड़ी है उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। सर एक बार बता सकते हैं कि आपने ये स्टाइल CSS वाला क्या किया था एक बार, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए चला गया था। आकाश एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे इनको, लास्ट बार। एक सेकंड रुकना। हाँ सुनो, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी फाइल्स हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है। पहले हमने कल क्या किया था, एक बार कोड पे ले ऋषभ। पहले हम लोग कल टैग में ही एट्रीब्यूट दे रहे थे स्टाइल करके, और फिर हम स्टाइलिंग दे रहे थे, जैसे कि उसी में कलर वगैरह कलम चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा कोड रीडेबल नहीं रहेगा और उसी में एक ही लाइन बहुत लंबी चलती जाएगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। और फिर अभी ऋषभ ने क्या दिखाया, स्टाइल टैग बनाया हमने और उनके अंदर स्टाइलिंग करी। तो स्टाइल टैग बनाकर स्टाइलिंग करने से क्या हुआ कि हमारी स्टाइलिंग ऊपर तो आ गई, बट अब बहुत सारी स्टाइलिंग होगी तो हमको फिर से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वाली फाइल हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो भी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए कोड को रीडेबल बनाए और फाइल्स हमारी थोड़ी ऑर्गेनाइज हो, इसके लिए हम स्टाइल शीट बाहर से इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लिंक टैग यूज़ करेंगे और उसके बाद में हमने उसमें रिलेशन बताई कि स्टाइल शीट है ये हमारी, और href में हम क्या देते हैं, लोकेशन देते हैं, तो उसकी हमने लोकेशन दे दी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हुआ क्लियर सबको? सर वो style.css में हमने एग्जैक्टली क्या लिखा है अभी तक? अभी तक हमने उस चीज़ को खाली छोड़ रखा है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फाइल बनाई है। इसके अंदर सेम वही चीज़ लिखेंगे हम। ओके ओके। अरे वही सेलेक्टर
ये और इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज, यही चीज़ हम इसके अंदर भी करेंगे। तो अभी तक हमने ये चीज़ें तो देख ली कि हम सेलेक्टर और ये सब प्रॉपर्टीज़ का सिंटैक्स क्या होता है, सीएसएस के अंदर किस तरीके से क्लास यूज़ करते हैं, किस तरीके से आईडी होती है, किस तरीके से ग्रुपिंग होती है, वो सबको एकदम क्लियर है ना? अभी किसी को छोटा सा भी डाउट नहीं है ना? नहीं सर। चलो अच्छी बात है, नहीं है। अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी CSS प्रॉपर्टीज़ होती किस किस टाइप की हैं, जो कि बेसिक होती हैं। वो होती हैं, एक तो तुमने अभी देखी कलर, जिसके अंदर हम कलर स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जो कलर यूज़ होता है ना, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। जो भी उस एलिमेंट पे तुम अप्लाई करोगे उसके अंदर के टेक्स्ट का ये कलर चेंज करेगा। जो बैकग्राउंड कलर यूज़ होता है वो उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा। एक होता है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा सेम होता है, लेकिन तुम बैकग्राउंड के अंदर कलर भी लगा सकते हो, बट इसके अंदर तुम इमेज भी लगा सकते हो। और इसके अंदर तुम मतलब इमेज लगा सकते हो, बैकग्राउंड लगा सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे। यहाँ पे URL देके और तुम चीज़ें अच्छे से लगा सकते हो। ये इसलिए होता है कि बैकग्राउंड के अंदर अगर हमें कोई इमेज लगानी हो तो। फिर हमारे पास होता है बॉर्डर, होता है कि हमें बॉर्डर किस टाइप का देना है किसी भी एलिमेंट को। मतलब एक तरह से लाइक आउटलाइन काम करता है। आउटलाइन एक अलग चीज़ होती है, बट ये भी एज एन आउटलाइन ही काम करता है थोड़ा सा। ये बॉक्स बॉर्डर और आउटलाइन में फ़र्क होता है, ये तुम्हें आगे बताएंगे। और बॉर्डर के बाद फिर पहले ये 4 चीज़ें देखते हैं, फिर आगे बॉक्स मॉडल पे चलेंगे। तो जैसे इस चीज़ को तुम लोग ओपन कर लो साइड में, ताकि तुम लोग एक साथ HTML और CSS के साथ काम कर पाओ। यहाँ पे तुम इस पर style.css जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है उस पर राइट क्लिक करोगे तो स्प्लिट राइट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना। उससे भी राइट में आ जाएगा या फिर ड्रैग करके जैसे ऋषभ ने किया उससे भी हो जाएगा? हाँ, तब तुम यहाँ पे भी सेम चीज़ लगाते हो ना, कि तुम लोगों ने यहाँ पे डॉट लगा के हेडिंग 1 लिखा, और उस पर अभी हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे सब सिंपल पड़ा है जैसा HTML पड़ा रहता है। लेकिन अगर अब यहाँ पे हम कलर लगाएंगे तो फिर वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो तुम सबका चेंज हो रहा है ना? अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब तुमने यहाँ पे लिंक जो है स्टाइल को अच्छे से किया है। अगर नहीं हो रहा तो बता देना, उस चीज़ को हम देख लेंगे। बाकी ये चीज़ हमने यहाँ तक बता दी है। आकाश, अब बॉक्स मॉडल शुरू करें? हाँ, बॉक्स मॉडल शुरू करो और जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि 30 या मतलब 25 मिनट में रैप करते हैं, जिससे कि कुछ बनवा भी सकें आज। चल ठीक है। बॉक्स मॉडल ना सब अच्छे से सुनना, ताकि डाउट कम से कम आए, लेकिन डाउट आए तो पूछ लेना, अपने पास टाइम की कमी नहीं है। देखो वो एक और इम्पोर्टेंट क्लास है, चलेंगे। पर ध्यान से सुनना, ठीक है? तो मान लो मैंने एक डिवीजन, तुम लोगों को पता है ना क्या होता है, कल बताया था। यस सर। डिवीजन एक तरह से, एक डिवीजन मतलब डिव होता है, तो उसका फुल फॉर्म डिवीजन होता है। तो इसके अंदर हम क्लास देते हैं div 1। हाँ, एक तरह से सेक्शन ही होता है। और इसको हमने क्लास दी है div 1, और हम इसके, तुम्हें हाइट विड्थ तो पता ही कैसे सेट करते हैं। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे हाइट और विड्थ भी आती है, हाइट आती है और विड्थ आती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिवीजन 1 को हाइट देते हैं 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक, तो देखो यहाँ पे 100 पिक्सल का तुम्हें एक डिवीजन दिख रही होगी। अंदर बॉक्स मॉडल के अंदर तुम ये चीज समझो कि अब थोड़ा सा एक बॉक्स टेक्स्ट मॉडल के लिख के अंदर उसको वाइट कलर देते हैं। नहीं, एक बार बॉक्स मॉडल समझाते हैं। पहले बॉक्स मॉडल के अंदर 4 चीज़ें होती है। एक मार्जिन होता है उस बॉक्स का, एक पैडिंग होता है, तीसरा बॉर्डर होता है, और चौथा उसका कंटेंट होता है, जो भी उसके अंदर कंटेंट है। तो सबसे पहले बॉर्डर देखते हैं। तो बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर की तुम्हें प्रॉपर्टीज़ और वो सब बताएंगे। बॉर्डर के अंदर तुम लोगों ने अगर वो CSS वाला इंस्टॉल किया था HTML स्निपेट, तो तुम्हें दिख रहा होगा बॉर्डर के अंदर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो कि धीरे धीरे करके सब सिमिलर ही होते हैं। तुम सबको एक के अंदर भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना दी गई हैं, ताकि अगर तुम्हें से बॉर्डर लेफ्ट चेंज करना हो, तुम बॉर्डर लेफ्ट को भी सिंगल चेंज कर सकते हो। तो जब तुम बॉर्डर में जाते हो
तुम्हें पहले कलर चूज करने के लिए होता है कि तुमको बॉर्डर का कलर कैसा चाहिए। तो हम मान लो ब्लू वॉयलेट रखते हैं और सॉलिड रखते हैं, और फिर तुम यहाँ पे उसकी विड्थ डिफाइन करते हो कि कितना पिक्सल का या कितने विड्थ तुम्हें चाहिए उसकी। तो 10 पिक्सल हमने यूज़ किया। तो अब तुम देख सकते हो कि जो बाहर है वो बॉर्डर के, उसका बॉर्डर बन गया उसी कलर का। और तुम लोग अगर बॉर्डर स्टाइल देखोगे तो बॉर्डर स्टाइल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बॉर्डर स्टाइल के अंदर तुम्हारे पास डॉटेड होता है, डबल होता है, हिडन होता है अगर तुम्हें हाइड करना है, नन भी एक तरह से उसी हिडन का काम करता है, और सॉलिड जो हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो तुम ये देखो, ये जो बॉर्डर स्टाइल है ना, ये हमने यहाँ सॉलिड लिखा है, ये बॉर्डर स्टाइल का ही काम करता है। लेकिन अगर तुम्हें अलग से स्पेसिफाई करना है तो तुम इसकी एक अलग से प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। मान लो अगर हमें यहाँ पे सॉलिड नहीं रखना, हमें थोड़ा सा हमारी डिज़ाइन के हिसाब से डॉटेड रखना है, तो यहाँ पे वो डॉटेड बॉर्डर आएगा, देख रहे हो। बॉक्स मॉडल के अंदर होता है क्योंकि बहुत जगह पे काम आता है। बॉक्स मॉडल के अंदर तुम्हें बॉर्डर अगर किसी चीज़ का सेट करना है उस चीज़ के लिए, अगर इस चीज़ को अलग से भी अगर तुम लोग बॉर्डर को सिंपल ऐसे छोड़ते हो तो वो नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें डिफाइन करना होता है, डिफाइन करना कंपलसरी है कि वो बॉर्डर की स्टाइल कैसी है, सॉलिड है या फिर तुम्हें किस स्टाइल में चाहिए। तो अगर तुम बॉर्डर स्टाइल अलग से भी डिफाइन करते हो तो भी, अगर तुम्हें डैश में चाहिए, अगर तुम्हें डॉटेड नहीं चाहिए, तो एक तरह से डैश के फॉर्म में आएगा। तो तुम लोग इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। हम तुम्हें बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं कि बॉर्डर की स्टाइल तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो तुम खुद एक्सप्लोर करना क्लास के बाद। हमारे पास अभी और कंटेंट है। वैसे ये समझ आए ना बॉर्डर स्टाइल कैसे चेंज करते हैं? यस सर। यस सर। बॉक्स मॉडल के अंदर बॉर्डर हुआ, एक होती है फिर मार्जिन। मार्जिन होती है इमेजिनरी स्पेस अराउंड द बॉक्स, मतलब वो एक तरह से स्पेस होती है कि बॉक्स को थोड़ा सा स्पेस चाहिए कि मेरे को दूसरे कंटेंट से थोड़ा दूर रखना है, इसको थोड़ा अलग से रखना है, तो इसलिए होता है। इमेजिनरी स्पेस होती है जो कि एक तरह से वाइट स्पेस भी कह सकते हो। तो मार्जिन काम करती है एक तरह से, मान लो मेरे को इस पर 50 पिक्सल की मार्जिन चाहिए, तो देख रहे हो ऊपर साइड में और इधर भी 50-50 पिक्सल की इसको मार्जिन मिल गई है। नीचे भी है लेकिन नीचे कोई कंटेंट नहीं है ना अभी, तो तुम लोगों को वो दिख नहीं रही कि नीचे भी एक मार्जिन है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मैं एक और डिवीजन बना देता हूँ, तो उसको भी तो देख रहे हो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में 50-50 पिक्सल की मार्जिन है। मार्जिन इस तरह से कैसे काम करती है, और मार्जिन का एक और इसके अंदर जो सिंटैक्स होता है वो ये आता है कि जो भी तुम मार्जिन लिखोगे तो उसके अंदर यहाँ पे तुम 4 वैल्यूज पास कर सकते हो, x, y, z और w। एक होता है मार्जिन, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से, सिर्फ x, y और z इस तरीके से भी तुम मतलब x, y और z के अंदर पिक्सल या फिर परसेंटेज के अंदर वैल्यूज होती है, ये समझना तुम लोग, ठीक है। सिर्फ x और y भी पास कर सकते हो। इन चारों का मतलब समझाऊंगा कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए एक बार के लिए होल्ड, मतलब तुम लोग देखो। तो यहाँ पे तुम लोग कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हो। मार्जिन के आगे सिंगल एक वैल्यू पास करोगे तो मतलब कि वो इसके चारों साइड में अप्लाई हो जाएगी, टॉप, राइट, बॉटम। थोड़ा धीरे धीरे बोलना ना, शायद लैग आ रहा है काफी। ओके ठीक है। तो एक तरह से क्या काम करता है, तुम्हें सीधा बताता हूँ कि तुम लोग 1 से लेकर 4 वैल्यूज तक पास कर सकते हो, इतना तो पता चल गया ना। बाकी जैसे अब मान लो मैंने सिर्फ इसको 20 पिक्सल दिया, मैं डिवीजन 2 को दे रहा हूँ अभी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ 20 पिक्सल में क्या हुआ, इसके पास सिर्फ 20 पिक्सल की मार्जिन है इधर से, और इसके पास 50 पिक्सल की है। तो जो 20 पिक्सल अगर यहाँ पे तुम लोग सिंपल लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे चारों साइड 20 पिक्सल मिली है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे 20 पिक्सल के बाद अब लिखते हो 50 पिक्सल, तो इसका क्या मतलब होता है कि टॉप और डाउन के अंदर 20 पिक्सल लगेगा, और जो लेफ्ट और राइट में है वहाँ पे ये वाली चीज़ लगेगी। तो देखो ऊपर नीचे इसके पास सिर्फ 20 पिक्सल की मार्जिन है जो कि नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि इसके ऊपर मार्जिन सिर्फ 20 की है। लेकिन तुम लोगों को अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं इस चीज़ को तो तुम्हें दिखेगा। यहाँ पे देखो साइड में जो ऑरेंज कलर की चीज़ दिख रही है ना तुम लोगों को, ये इसकी मार्जिन होती है। तो तुम लोग इसके लेफ्ट और राइट में देखो, थोड़ा सा वो विड्थ उसकी ज़्यादा है, और जो टॉप एंड डाउन में वो विड्थ थोड़ी कम है, क्योंकि जो टॉप एंड डाउन के अंदर हमने सिर्फ 20 पिक्सल लगाया है।
ये वाली चीज़। और जो लेफ्ट राइट में हमने 50 पिक्सल लगाया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। समझ आया ये चीज़? यस सर। अब तुम लोगों को भी बताता हूँ कि मान लो यहाँ पे मैंने अलग अलग चीज़ें लगाई हैं, 10 पिक्सल, फिर 30, देन 60, देन 80। तो अब तुम लोगों को पता चल रहा है कि कौन सी साइड कौन सी चीज़ लगी हुई है अभी? कोई बता सकता है? सर बोलो। टॉप में 10 लगी है, फिर अपने राइट साइड में जो कि है वो 20 लगी होगी, और फिर 40 वाली लेफ्ट साइड में, और नीचे वाली करीब उतनी 40 से लेकिन कम है, सॉरी सर, लेफ्ट वाली सबसे ज्यादा है और नीचे वाली बीच वाली वाली। तो इस बात को समझो कि ये क्लॉकवाइज चलती है। ये जो चीज़ें हैं ना, अगर तुम 4 वैल्यूज़ देते हो तो ये एक तरह से क्लॉकवाइज चलती हैं कि पहले हमें टॉप पे देनी है, फिर क्लॉकवाइज घूमोगे तो फिर राइट आता है, फिर एक बार और क्लॉकवाइज घूमोगे तो फिर डाउन बॉटम में कितनी मार्जिन है, और फिर राइट लेफ्ट में कितनी मार्जिन है। ये इस तरीके से काम करता है। तो समझ आया कि एक वैल्यू देते हो तुम, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पास करते हो तो वो चारों साइड लगेंगी। 2 वैल्यू पास करते हो तो जो पहली वैल्यू है वो टॉप एंड डाउन में बॉटम में लगेगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट में लगेगी। सर मार्जिन को भी एडिट कर सकते हैं क्या, कि मार्जिन पे भी कुछ स्टाइलिंग कर दे? नहीं, मार्जिन वो बताया तो सही, मार्जिन जो होती है वो इमेजिनरी स्पेस होती है, तो वो तुम लोगों को खाली छोड़ने के लिए होती है कि हाँ मार्जिन हमें इस जो बॉक्स के अराउंड है वो मार्जिन हमें बिल्कुल ही ये चाहिए कि वो दूसरे बॉक्स से उतना दूर रहे। ये सर परसेंटेज में भी लगा सकते हैं ना सर? हाँ, ये परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, पिक्सल में भी लगा सकते हो, और साइज़ का तो CSS के अंदर और HTML के अंदर कोई और ही नहीं होता। मतलब पिक्सल है, फिर व्यू पोर्ट विड्थ होता है, व्यू पोर्ट हाइट होता है, बहुत होते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे आगे। अभी पिक्सल में चल रहे हैं क्योंकि अभी इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। यस सर। तो और एक समझ आ गया कि हम एक वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं, और 2 वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं, और 4 वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर हम अब 3 वैल्यू यूज़ करते हैं ना, कि अगर हमें सिर्फ 10, 30 और 60 लगाएंगे तो देखो ये कैसे काम करती है। अब देखो 10, 30 और 60 में समझ आ रहा है कैसे काम किया इसने। जो 10 है, जो सबसे पहली वैल्यू है वो टॉप पे लगेगी जैसा कि होता है, और जो दूसरी वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट दोनों में लग जाएगी, और जो तीसरी वैल्यू है वो बॉटम पे लगेगी। यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? मतलब तुम 2-3 बार लिखोगे ना अपने हिसाब से कोड, इसके बाद जब हम कोड करेंगे अगर टाइम बचा तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हम मार्जिन को कैसे यूज़ करते हैं ये हर एक साइड में लगाने के लिए, कि अगर हमें इस साइड अलग चाहिए, टॉप में अलग चाहिए, लेफ्ट और राइट में सेम चाहिए, और बॉटम में अलग चाहिए, तो 3 वैल्यूज़ का यूज़ होता है। कि इसलिए यूज़ होता है कि हमें लेफ्ट और राइट में सेम मार्जिन देनी है, टॉप के अंदर थोड़ी कम देनी है, और बॉटम में थोड़ी ज़्यादा मार्जिन देनी है, इसलिए ये 3 वैल्यूज़ का यूज़ होता है। वैल्यूज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर काम 2 या 1 वैल्यू में हो जाता है, तो इसलिए हम। और तुम लोग देखो कि मार्जिन के लिए अगर तुम्हें 4 वैल्यूज समझ नहीं आ रही हैं तो तुम यहाँ पे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट अलग अलग भी दे सकते हो। अगर तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, तो तुम ऐसे 4 अलग से प्रॉपर्टी यूज़ करो कि मैं हर किसी के लिए अलग वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे तुम सेम रखो या अलग अलग करो, वो तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अगर तुम्हें वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है एक साथ 3 या 4 वैल्यूज़ वाला, तो तुम ऐसे कर सकते हो। तो बॉक्स मॉडल के अंदर मार्जिन सबको समझ आया कैसे काम करती है? यस सर। डिवीजन के अंदर Yes, मान लो मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक टेक्स्ट लिखा है जो कि यहाँ पे तुम्हें विजिबल भी होना चाहिए क्योंकि अभी कलर ब्लैक है इसलिए नहीं है। अब जैसे मान लो तुम लोगों को बताया था कि जो कलर है, यहाँ पे बताया कि कलर है वो टेक्स्ट का कलर होता है, तो मैं अगर डिवीजन 1 के अंदर कलर लिखता हूँ और उसका कुछ कलर देता हूँ तो वो टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा। मतलब डिवीजन 1 के अंदर, अब तुम यहाँ पे डिवीजन के अंदर तुम H1 लिखो चाहे P टैग लगाओ H6 लिखो, वो हर एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि वो डिवीजन 1 के अंदर लगा हुआ है। डिवीजन 2 में मैं कुछ भी लिखूंगा वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। डिवीजन के अंदर तुम्हें कुछ भी दिखेगा नहीं इधर।
जब तक तुम डिवीजन 1 के अंदर जाके उसका कलर चूज नहीं करते, सेट नहीं करते एक तरीके से, यहाँ पे तब दिखेगा। समझ रहे हो इस बात को? कि ये थोड़ा थोड़ा समराइज मतलब रिकैप करते हुए चलेंगे चीज़ों को। तो अब पैडिंग यूज़ करेंगे, मार्जिन सबको समझ आ चुका है। अब उसके बाद पैडिंग पे आते हैं। पैडिंग क्या होता है कि कंटेंट जो हमारा बॉक्स होता है उसके अंदर हमें कितनी स्पेस चाहिए कि जो कंटेंट होता है अंदर का उसकी उतनी ही विड्थ और हाइट रहती है, लेकिन जो बाहर का जो बॉक्स होता है उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये बॉक्स के अंदर स्पेस देने के लिए होता है, ये इमेजिनरी स्पेस नहीं होती, ये तुम्हें दिखता है वहाँ पे। जैसे अगर मैं डिवीजन 1 के अंदर पैडिंग देता हूँ 30 पिक्सल की, तो तुम्हें यहाँ पे दिखता है कि बॉक्स के अंदर देख रहे हो स्पेस आ गई, यहाँ पे वो स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे 30 पिक्सल की स्पेस है हर साइड में। और ये पैडिंग भी सेम तरीके से काम करती है। पैडिंग के अंदर भी तुम 4 वैल्यूज पास कर सकते हो। ये भी उसी तरीके से क्लॉकवाइज ही काम करती है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो तुम अगर टॉप में अगर मेरे को रखनी है, मान लो 30 पिक्सल की पैडिंग रखनी है, मेरे को इधर थोड़ी सी भी नहीं रखनी, इधर मेरे को बॉटम में मेरे को 10 पिक्सल रखनी है, और जो लेफ्ट है उधर मेरे को 50 पिक्सल रखनी है। तो इधर देखो, यहाँ पे ये 50 पिक्सल की पैडिंग है, मतलब ऊपर की तरफ 30 पिक्सल की है। अगर तुम्हें इंस्पेक्ट करके दिखाऊं मैं, तो ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ना, ये पैडिंग का कलर है। ब्लू कलर मतलब कि कंटेंट है उसका, और जो ऑरेंज है वो है मार्जिन, और जो बीच में बॉर्डर का येलोइश कलर दिख रहा है वो बॉर्डर है। अच्छा, तो अब इमेजिन कर पा रहे हो ना कि कैसा बॉक्स होता है एक्चुअल में? यस सर, कर पा रहे सर। यस सर। अच्छा, एक बार ये राइट साइड में बॉक्स भी आता है बना हुआ स्टाइल के हाँ। बाद में, वो दिखा दे दिखाता हूँ जिससे कि और अच्छे से देख पाए। ये देख रहे हो, ये इस बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं। यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ भी उसका दिख थोड़ा सा सकता है। डिले। हाँ ठीक है, बढ़िया, बोलो। अब इसके अंदर ये जो है ये कंटेंट है कि कंटेंट की हाइट और विड्थ कितनी है, ये यहाँ पे वो दिखाता है। फिर पैडिंग दी है हमने, इधर ये माइनस दिखा रहा है, मतलब ये जो स्पेस दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब इधर हमने कोई भी पैडिंग नहीं लगाई, यहाँ पे 0 वैल्यू है। टॉप पे हमारे पास 30 पिक्सल की वैल्यू है, नीचे 10 है, इधर 50 है। फिर बॉर्डर हमें दिखता है, बॉर्डर जो पहले से आता है वो 10 पिक्सल का आता है, तुम लोग इसका चेंज भी कर सकते हो बॉर्डर विड्थ के अंदर जाके। और फिर ये मार्जिन आता है, मार्जिन ऑरेंज कलर में होता है, बॉर्डर येलो कलर से डिनोट होता है, पैडिंग ग्रीन कलर से, और कंटेंट ब्लू कलर से। तो तुम लोग इंस्पेक्ट के अंदर जाके चीज़ों को देख सकते हो कि चीज़ों की वैल्यूज़ कितनी होती हैं। तुम लोगों को यहाँ से भी चेंज करके दिखाता हूँ कि अगर मैं ऊपर से इस 30 को यहाँ से 10 कर देता हूँ तो ये कंटेंट ऊपर मूव कर जाएगा, क्योंकि ऊपर से हमने पैडिंग कम कर दी है। तो पैडिंग समझ रहे हो, पैडिंग बॉक्स के अंदर ही होती है, और जो मार्जिन होती है वो बॉक्स के बाहर वाइट स्पेस होती है कि जो हमने बॉक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करनी है, लेकिन वो उस बॉक्स को थोड़ा सा बाकी कंटेंट से अलग रखेगी, थोड़ा सा फ्री रखेगी। समझ में आ रहा है सबको? बॉक्स मॉडल के अंदर बस ये 4 चीज़ें ही होती हैं। यस सर। सर इसकी तरफ कोई इमेज नहीं डाल सकते? क्या नहीं डाल सकते कोई इमेज? ना? देखो, यहाँ पे अगर मैं डिवीजन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक इमेज टैग यूज़ किया, सोर्स गूगल से उठाता हूँ मैं कोई, तो अब इसको तुम देखोगे वहाँ जाके तो तुम्हें दिखेगा कि उसके अंदर इमेज क्यों शो नहीं हो रही है, बहुत बड़ी इमेज है क्या? शायद हमने इमेज को अलग गलती से अलग तरीके से उठा लिया। वेट, शो हो रही है पर बड़ी है, सही है। उसको अरे साइज छोटा हाँ, कर दे, हाइट शो हो रही है बट बड़ी है, हाइट वेट कम कर दे बस। ओके, वो इधर आ गई है। तो ये देख रहे हो कि ये बहुत बड़ी है और बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरे को बैकग्राउंड। वैसे तो देखो कि अब हम इधर विड्थ और हाइट तुम लोगों का एट्रीब्यूट बताया था, तो वो अगर तुम्हें सिंपल यहाँ पे लगाना है तो वहाँ लगा के एक बार के तुम कर सकते हो इसको कि 100 पिक्सल का ही विड्थ करनी है। विड्थ यहाँ पे सीधा 100 देते हैं ना? हाँ ऐसे देते हैं, पिक्सल लिख दे पर। जब किसी चीज़ में डाउट हो तो चीज़ें मेंशन कर दो,
कभी घाटा नहीं होता, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा उस चीज़ का तुमको। सर मतलब ये लेकिन ये ओवरले कर डिवीजन सकता के है अंदर किसी आ भी रही चीज है के ऊपर? क्या? मतलब हम एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर चढ़ा सकते हैं, ऐसा हो सकता है? जैसे ये फोटो चढ़ चुकी है उसके ऊपर ये डिवीजन बॉक्स के ये ऊपर चढ़ना नहीं होता, ये सुनो, ये जो होता है ये डिवीजन का चिल्ड्रन है। जो इमेज है वो इस डिवीजन के चिल्ड्रन एलिमेंट के अंदर आता है, और जो डिवीजन है वो इस इमेज का पेरेंट कंपोनेंट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना जो कि HTML के अंदर कहते हैं, शिट यहाँ नहीं, कि चिल्ड्रन पेरेंट्स, मतलब अगर तुम लोग जो भी लगाओगे वो डिवीजन के ऊपर शो होगा। जैसे कि इमेज शो हो रही है, ये डिवीजन के ऊपर की साइड शो हो गई। इस चीज को समझ रहे हो? तो ये मतलब डिफॉल्ट है कि चिल्ड्रन सेट ऑन पेरेंट्स, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं कि पेरेंट्स सेट ऑन चिल्ड्रन। हाँ, ऐसा चेंज कर सकते हो तुम लोग, CSS के जरिए कुछ भी चेंज कर सकते हो। वो उस चीज़ के बारे में हम आगे आएंगे जब तुम्हारे डिस्प्ले पोजीशनिंग सब चीज़ हो जाएगी तब। सर पर इस इमेज पर इस पैडिंग और इनका कोई इफेक्ट नहीं होता? इमेज पे होता है ना इफेक्ट, जैसे तुम लोगों को दिखाते हैं कि मतलब तुम लोगों ने अभी जो पैडिंग और वो चीज़ें दी हैं वो तुम लोगों ने डिवीजन पे दी हैं। तो देखो जो कि इसको सेलेक्ट करोगे तो ये भी इमेज की अंदर भी तुम लोगों को देखोगे कि इमेज के बाहर वो पैडिंग लगी हुई है। ग्रीन कलर देख रहे हो तो वो इमेज पे भी अप्लाई होती है, कि इमेज के ऊपर हमने 30 पिक्सल बचा हुआ है, इमेज के उस साइड 50 पिक्सल बचा हुआ है जो पैडिंग है वो। देखो जो इमेज है वो अलग बॉक्स की तरह ट्रीट हो रही है, ऐसा नहीं है कि जो बाहर वाले बॉक्स पे पैडिंग लगाई है वो भी अंदर लगेगी। इमेज पे तुम अलग से दे सकते हो, बट जो अंदर तुमने लगाई है वो सारी चीज़ों का जो इफेक्ट आना था अंदर बॉक्स के अंदर के कंटेंट पे वो इमेज पर भी दिखेगा तुमको। जो इमेज है वो कंटेंट के अंदर ट्रीट हो गई, जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर इमेज लगेगी। क्लियर है ना? समझ रहे हो? सर लेकिन इमेज की साइज बड़ी थी तब तो उस पे नहीं लगेगी वो ओवरफ्लो अरे होता है। ये देखो, तुम आगे लोगों को बताएंगे। इमेज की साइज बड़ी करके भी दिखाते हैं। रुको, यहाँ से मान लो हमने ये चीज़ हटा दी, अब भी देखो कि जो ये चीज़ है ना, इमेज यहाँ से शुरू हो रही है बट इमेज के ऊपर नीचे उतना ही है जो हमने साइड में लगा हुआ है। लेकिन जो नीचे वाली चीज़ है वो इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वो ओवरफ्लो होके नीचे की तरफ जा रही है, कि हमने इमेज की साइज उतनी बड़ी छोड़ रखी है कि वो डिवीजन के अंदर रुक ही नहीं रही है। देखो अगर नहीं लग रही होती चीज़ें तो इमेज बिल्कुल टॉप से शुरू हो रही होती ना डिवीजन के अंदर। वो स्पेस बची हुई है, ऊपर जो पैडिंग दिख रही है वो इसलिए है क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज लग रही हैं। पर यहाँ पे साइज बड़ा था तो वो ओवरफ्लो करके वो आगे वाली चीज़ें बताते हैं। ओके सर। सर पैडिंग का सिंटेक्स, हाँ ठीक है सर, देख लेते हैं। और बाकी पैडिंग हो गया तो बॉक्स बॉर्डर यहाँ पे समझ आ गया ना कि मार्जिन कैसे काम करती है, बॉर्डर कैसे काम करता है और पैडिंग कैसे काम करती है। कुछ बोल दो भाई। यस सर। यस सर। बस 2-3 देखो लोगों को ही समझ आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? होल्ड पे चले गए हैं बाकी लोग, दिखाऊं तो कितने लोग होल्ड पे चल रहे होंगे अभी। रहने दे, कंटिन्यू का टाइम मतलब नहीं है। कंटिन्यू कर भाई, ऐसा नहीं है टाइम नहीं सर। है। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब हम तुम लोगों ने बॉक्स मॉडल देख लिया, अब हम आते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में 3 टाइप होते हैं। एक होता है इनलाइन, दूसरा होता है ब्लॉक, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी 3 जो सबसे बेसिक होते हैं वो ये होते हैं। एक होता है इनलाइन ब्लॉक। जो इनलाइन और ब्लॉक होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए सेट होता है कि हाँ ये कि या तो एक एलिमेंट इनलाइन होगा या फिर वो ब्लॉक कैटेगरी का होगा। इनलाइन ब्लॉक कैटेगरी का कोई एलिमेंट नहीं होता, वो हमें खुद से बनाना पड़ता है उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करके, ये ध्यान रखना। तो जो इनलाइन जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, ऐसे ऐसे H6 तक सारे होते हैं। फिर जो P होता है वो भी इसके अंदर, P टैग भी इसके अंदर आता है, और फॉर्म का जो टैग होता है वो इसके अंदर आता है।
लिस्ट आइटम जितने भी होते हैं यूएल या फिर ओएल वो सब इनलाइन होते हैं। इनलाइन क्या होता है वो भी बताते हैं तुमको। वो जो डिवीजन है वो भी इनलाइन ही होता है। और जो ब्लॉक होते हैं वो होता है जैसे इमेज टैग हो गया, ए टैग हो गया, या फिर स्पैन टैग हो गया। स्पैन भी बताएंगे, स्पैन बहुत एक कमाल की चीज़ होती है। तो ये हो गया। इनलाइन ब्लॉक जो होता है वो हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है, जैसे वो हमें खुद से स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को इनलाइन ब्लॉक बनाना है। ये समझ रहे हो यहाँ तक? अब जैसे डिवीजन जो होती है, अगर मैं इस डिवीजन को हाइट, मतलब एक हाइट देता हूँ 100 पिक्सल की, और बैकग्राउंड कलर ब्राउन, तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो चीज़ है वो पूरा आगे तक बढ़ रही है। मैंने इसका विड्थ स्पेसिफाई नहीं करा इधर, मैंने सिर्फ हाइट दी है 100 पिक्सल की जो कि इसके पास आ रही है, लेकिन मैंने विड्थ कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया, फिर भी ये पूरा आगे तक जा रहा है। और अगर मैं विड्थ स्पेसिफाई करता हूँ, विड्थ से होता है क्या? हाँ, यहाँ पे विड्थ से भी तुम लोग उसका कंटेंट कर सकते हो, लेकिन जब तुम इंस्पेक्ट में जाओगे और फिर इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करोगे तो देख रहे हो कि पूरा आगे तक, अब भी कंटेंट जो है इसका पूरा आगे तक कवर हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए डिवीजन जो होता है वो एक इनलाइन होता है कि जो डिवीजन होगा वो पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा, चाहे इसके जगह इतनी ही मिल रही है कि मैं इतने में बैठूंगा, लेकिन फिर भी इसको चाहिए कि मेरे आगे कोई नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं इनलाइन हूँ। तो अगर तुम आगे इसके आगे अगर कोई भी और डिवीजन बनाते हो तो वो इसके नीचे शिफ्ट होगी, चाहे उसको हाँ तुमको दिख रहा है, देखो पैडिंग आ गई है इनलाइन की वजह से, ठीक है। तो वही चीज़ है, वो किसी को आगे नहीं आने देगा, तो अगर आगे उसके स्पेस बच भी रही है तो उसने पैडिंग लगा दी। तो एक तरह से यही होता है कि मेरे आगे और कोई नहीं आ सकता है, कि मैं यहाँ पे अकेला बैठूंगा चाहे मैं एकदम छोटा सा क्यों ना हूँ। तो उस चीज़ को इनलाइन कहते हैं, वो किसी को भी अपने पास नहीं बैठने देगा। और जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जैसे इमेज होता है, इमेज यहाँ पे लगाते हैं, अब इमेज टैग के अंदर तुम यहाँ पे सीधा इमेज भी कर सकते हो, और तुम CSS के जरिए इमेज को विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। विड्थ हमने 100 पिक्सल रखी और हाइट भी हमने 100 पिक्सल रखी, फिर यहाँ पे वो इमेज आती है। लेकिन अगर जैसे हमने 2 डिवीजन बनाए तो डिवीजन उसके नीचे ही आ गया, लेकिन जो इमेज होती है ना, अगर 2 इमेज है तो वो आगे पीछे आते हैं कि हाँ भाई मैं ब्लॉक एलिमेंट हूँ एक, और अगर कोई और ब्लॉक एलिमेंट आता है तो मैं उसको अपने साइड में बैठा लूँगा। इस बात को समझ रहे हो? तुमको समझ में आ रहा होगा कि ब्लॉक एलिमेंट उतनी जगह लेगा जितनी वो एक्चुअल जगह का है, मतलब जितनी विड्थ या हाइट स्पेसिफाई की है, और इनलाइन एलिमेंट पूरी जगह ले लेगा अपनी उस लाइन की जिस भी लाइन में वो आ रहा है। इस पे आता हूँ तो यहाँ पे ये सिर्फ इतना सा कंटेंट दिख रहा है तुमको ब्लू कलर में, तो ये सिर्फ इतना सा ही जगह लेता है कि मैं इतना सा हूँ, मैं इतने से बैठूँगा। ये है कि मैं चाहे कितना भी छोटा हूँ, मेरे को पूरा आगे तक, मेरे आगे तक जितना भी स्पेस है मेरे को चाहिए। समझ आ रहा है डिफरेंस इनलाइन और ब्लॉक का? इनलाइन और ब्लॉक पता चला? सर थोड़ा धीरे जाओ सर, थोड़ा सा। नो सर, नहीं आया समझ। नहीं आया क्या? सर एक नहीं आया सर। जैसे दोबारा देखो, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब डिस्प्ले के अंदर तुम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, जिसके अंदर इनलाइन होता है, ब्लॉक होता है, इनलाइन ब्लॉक, और एक ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। ये 3 प्रॉपर्टी सबसे बेसिक होती हैं हर एक HTML डॉक्यूमेंट के लिए। जिस तरह से तुम जब बेसिक स्ट्रक्चर भी कोई बेसिक वेब पेज भी बनाते हो तो उसके अंदर, तो इनलाइन जो होता है, इनलाइन होते हैं H1, H2, H6 और ये सब होते हैं। इनलाइन मतलब वो जिस जगह पे आ रहा है ना, उसके आगे का पूरा जितना भी उसका हॉरिजॉन्टल स्पेस है ना, वो उसको चाहिए। जैसे यहाँ पे देखते हो, ये जो डिवीजन 1 है, ये है इतना सा कि हमने इसको 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल कर रखा है, लेकिन ये पूरा आगे तक की विड्थ ले रहा है कि जो दूसरी डिवीजन है उसको अपने पास में नहीं आने देगा। वो बोलेगा कि तुम लोग मेरे नीचे ही रहोगे। और जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं, जो इमेज होता है या फिर ए टैग होता है, वो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। वो कहते हैं हम जिस साइज़ के हैं हमें उतना ही स्पेस चाहिए, और हमें आगे का स्पेस का कोई काम नहीं है। तो आगे दूसरा ब्लॉक एलिमेंट आता है तो वो वहाँ आगे जाता है। डिफॉल्ट है ना, हम चेंज भी करके, जैसे आपने अभी डिस्प्ले किया था तो इनलाइन भी आ गया था, और फिर जो बनाना है वो बना सकते हैं। तो ये हम डिफॉल्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये अभी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं।
हाँ तो बोलो, खुशी भी कुछ बोल सर रही है। ये कह रही थी कि मतलब इनलाइन ब्रेक कर देता है ना, मतलब लाइन चेंज कर देता है एक तरह से, हाँ और वो एकदम, ब्लॉक वहीं रखेगा। हाँ कि वो अपने बाद एक BR लगा देता है एकदम, मतलब एकदम बैकएंड में BR नहीं लगाता, एक तरह से उसको पूरा का पूरा लाइन, मतलब जिसके अंदर मतलब वो आता है वो पूरा चाहिए कह उसको। सकते हो कि बिहेवियर वैसा ही दिख रहा है तुमको, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर उस लाइन में स्पेस नहीं है तो वो अगली लाइन पे आ जाएगा, तो वही चीज़ होगी, है ना। बस वो अपनी लाइन में पूरी यस। स्पेस ले लेगा वो। अगर कोई स्पेस अवेलेबल है तो वो उतनी वो मार्जिन लगाएगा और स्पेस ले लेगा, ठीक है। जैसे तुम लोगों को सिर्फ एक इमेज हटा के दिखाता हूँ, ये वाली इमेज मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो अब देखो ये जो है ये इतनी सी जगह ले रही है, आगे तक की पूरी स्पेस नहीं ले रहा है ना, जबकि ये जो डिवीजन है ये पूरा आगे तक की स्पेस ले रहा है। तुम ऑरेंज देख सकते हो, ये पूरा आगे तक जा रहा है। समझ आया ये चीज़? इमेज वापस लगा के ऊपर वाली में वो कर दे, इनलाइन करते एक बार। अब मानो जैसे डिवीजन, ये जो डिवीजन है इसको मैं तो 2 दे देता हूँ, और डिवीजन 2 है, मान लो मैंने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर दी, लाइन ब्लॉक, मैंने ब्लॉक बना दिया उसको। तो अब देख रहे हो ये नीचे क्यों आ गया? अच्छा डिवीजन 2 दो जगह लगा हुआ है ना, सॉरी, हटाते हैं। तो अभी तुम लोग जो देख रहे हो कि अगर मैं डिस्प्ले उसकी प्रॉपर्टी ब्लॉक करता हूँ तो भी वो ब्लॉक हुआ नहीं है, क्योंकि तुम किसी इनलाइन के जो चीज़ें होती हैं उनको तुम ब्लॉक नहीं बना सकते हो अचानक से। तुम लोगों को ये जो इनलाइन ब्लॉक चीज़ होती है वो वहाँ काम आती है। जब तुम इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हो तो ये बोलता है कि हाँ ये इनलाइन रहेगा, लेकिन अगर इसके आगे कोई भी ब्लॉक एलिमेंट आता है या इसकी विड्थ सेट करते हैं तो उसके बाद वो ब्लॉक एलिमेंट्स को अपने पास में बैठने की परमिशन दे देगा, कि हाँ वो अलाउ करेगा कि कोई भी और ब्लॉक एलिमेंट उसके पास आके उसी लाइन में बैठ सकता है। तो जैसे अब तुम देख रहे हो, अब यहाँ पे ये जो है ये इनलाइन ब्लॉक बन चुका है और ये उतनी ही जगह ले रहा है जितनी इसको चाहिए। ब्लॉक का काम ही क्या है सर? अगर मतलब वो बना ही नहीं सकता ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक अगर यूज करना है तो ब्लॉक का काम ये है ना कि अगर तुम डिस्प्ले किसी की ब्लॉक करना चाहते हो, कि तुमने अगर मान लो कोड के अंदर ऊपर तुमने इमेज को थोड़ा सा इनलाइन बना दिया, या उसके अंदर किसी और चीज़ को तुम लोगों ने इनलाइन प्रॉपर्टी दी, कि मतलब किसी चीज़ को इनलाइन ब्लॉक दिया, लेकिन अगर तुम्हें देखना है कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इनलाइन ब्लॉक दे दिया है, सर तो मैं ये फिर कह रहा हूँ, जैसे इनलाइन वाला है तो इनलाइन वाले के लिए इनलाइन ब्लॉक ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, और ब्लॉक तो ब्लॉक है ही, तो फिर ब्लॉक का क्या मतलब? मतलब देखो क्या कहते हैं, जो इनलाइन वाला था वो तुमको समझ आ गया कि पूरी स्पेस ले रहा है। ब्लॉक का मतलब वो है कि वो सिर्फ अपनी स्पेस लेगा, ठीक है। अब वहाँ पर अभी जब उसने ऋषभ ने किया था, तो जब उसने ब्लॉक किया उसके बाद में भी वो पूरी स्पेस नहीं ले रहा था, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तुम ये कह रहे हैं ना कि फिर हमें ब्लॉक का फ़ायदा क्या हुआ। यस सर, यही पूछ रहा था। देखो मतलब जैसे कि ये इमेज लगी हुई है, वो डिव में हर ब्लॉक चीज़ों के साथ अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि वो डिव था तो उसमें जब मैंने ब्लॉक लगाया तो वो फिर भी पूरी स्पेस ले रहा था, बट जब मैंने इमेज पे लगाया तो वो ब्लॉक सही से काम कर रहा है, मेरे को उसको अलग से इनलाइन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ें मतलब प्रॉपर्टी के साथ वेरी करती है। जैसे कि मुझे कुछ टैग्स है जिन पे, जैसे कि इमेज वाला टैग था तो इस पर वो नॉर्मली वर्क कर रहा है, तो इस पर मेरे को इनलाइन ब्लॉक लगाने का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मतलब तुम जब यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज तो तुमको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे फ़ायदा है या फिर ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट है। वो धीरे धीरे जब तुम प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। यस सर। मतलब कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, वही है, वो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है कि तुम देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा जितना यस करोगे। वो अलग अलग बिहेवियर्स हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से एक्ट करेंगे, वही चीज़ है वो। यस सर। समझ आई ये चीज़? तो अभी देखो तुम लोगों को डिस्प्ले के अंदर ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक दिखा दिया है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी होती है नन, जो कि वो भी सबसे बेसिक होती है, कि जब तुम्हें कोई कंटेंट हटाना है वहाँ से, कि अगर मैं इमेज के अंदर डिस्प्ले नन कर देता हूँ तो वहाँ से दोनों चीज़ें हट जाती हैं। मतलब वो वहाँ पे कोड के अंदर है लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले नन करने के बाद वो दिखेंगी नहीं।
वो एक तरह से वहाँ पे वो उसको ट्रीट ही नहीं करता कि वहाँ पे वो चीज़ें हैं। सर इसका यूज़ क्या होगा फिर? इसका यूज़ होता है कि जब तुम लोगों ने देखा है कभी कभार जो वेबसाइट्स होती हैं कि एक चीज़ को क्लिक करते हैं कि अगर तुम लोगों ने आधार कार्ड पे क्लिक किया तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अगर तुम लोगों ने पैन कार्ड पे क्लिक किया तो आधार कार्ड वाला इनपुट चला जाता है और वो पैन कार्ड वाला इनपुट दिखाता है सामने। yes. तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि हाँ मैंने जैसी वो बैकएंड के अंदर चलता है, मतलब CSS के ज़रिए होता है, तो उसके अंदर वो यूज़ करते हैं कि हाँ अगर इसने आधार कार्ड पे टिक किया है तो पैन कार्ड वाले की डिस्प्ले नन कर दो और आधार कार्ड वाले की डिस्प्ले विजिबल, मतलब डिस्प्ले जो भी इनलाइन या ब्लॉक जो भी करना है उनको वो कर देते हैं। ओके सर। तो तुम लोगों को ये सेट करके नहीं रखना होता, ये चेंजेस भी आते हैं वो जावास्क्रिप्ट जब हम नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक देख रहे होंगे तब आएगा ये कि डिस्प्ले को भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि हमारे यूज़र को क्या चाहिए। देखो नन अलग अलग टाइम पे मतलब अलग अलग काम होता है। जैसे कि अगर तुमने कभी ब्राउज़र में देखा हो या फिर किसी एक वेबसाइट को तुमने अपने ब्राउज़र में खोला तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि कई बार क्या होता है जो उसका ऊपर नैव बार आ रहा होता है वो पूरी स्पेस ले रहा है, ठीक है। बट जब तुम उसको फ़ोन में खोलते हो तो तुम्हें दिखेगा कि एक छोटा सा साइड में बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम मतलब डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे। कई बार ऐसा होगा कि मेरे को कुछ चीज़ें नहीं शो करनी तो मैं उनका डिस्प्ले उन कंडीशंस के अंदर नन सेट कर दूंगा। जैसे जैसे तुम अभी आगे प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, जैसे कि मैं साइज़ को चीज़ों को, जैसे कि मुझे पता है कि कुछ स्पेसिफिक साइज़ के बाद मेरे को ये चीज़ शो नहीं करनी, तो उस टाइम पे मैं क्या कहते हैं उसका डिस्प्ले नन कर दूंगा। या फिर मैंने कोई चीज़ क्लिक करी तो उस एक्शन के बाद में मुझे उस चीज़ का काम नहीं है तो मैं उसका डिस्प्ले नन कर दूंगा। तो वो तुम्हारे पर्पस पे डिपेंड करेगा। तो तुम जैसे जैसे और वेबसाइट बनाओगे या चीज़ें देखोगे तो तुम समझने लगे कि अच्छा अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम्हें अभी किसी पार्ट का काम नहीं है कोड का तो वो कोड वहाँ से हट जाएगा। कोड तो वहाँ पर रहेगा बट तुम उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब सर वो हमारे कोड का पार्ट है लेकिन जब वो कंडीशंस मीट करेगा तब हम उसे शो करें वरना नहीं करें। हाँ मतलब हम अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उसको शो कर सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि वो शो ना हो। वही चीज़ है कि हमको कब ज़रूरत है और कब ज़रूरत नहीं है। पोजिशनिंग का आज देखना है क्योंकि 1 बज गया है आकाश। पोजिशनिंग अगली क्लास में देखें फिर। अभी देख ही लेते हैं या फिर कोई डाउट्स है तो पहले नहीं मैं डाउट्स बता दो। एग्जांपल अच्छा दे दे के बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। हाँ आज के सेशन किसी में को कोई पहले डाउट है? डाउट्स है तो पहले ये बता दो फिर देखते हैं अगर हो तो। सर ये नन वाला मतलब थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, मतलब ये तो अगर इमेज में अगर हम डिस्प्ले नन करें तो सारे इमेज चले जा रहे हैं, तो फिर मतलब एक ही इमेज को हटाना है तो फिर क्या करें? तुम लोग क्लास लगा सकते हो, जैसे दिखाता हूँ तुम लोगों को, जैसे कि इमेज के अंदर। सर एक बार वो जो आपने कमेंट लिखा हुआ है ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, सर वो चैट बॉक्स में डाल दो। थैंक यू सर। ओके तो यहाँ पे अगर तुम लोग क्लास दे सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको बोला इमेज 1 है ये, जो ये वाली इमेज है ये इमेज 2 है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे सिंटैक्स तो तुम लोगों को पता है कि क्लास के लिए डॉट होता है, डॉट इमेज 1, और मैं इसकी डिस्प्ले नन कर देता हूँ। वेट तो राइट तो हमें वही रखनी है ना। तो अब मैं इमेज हमें विड्थ और हाइट उतनी दे रहा है, लेकिन अगर मेरे को इमेज 1 को डिस्प्ले नन करना है वहाँ से सिर्फ इमेज 1 फिर से रिफ्रेश नहीं हो रहा। क्या ये ओके मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, ये इमेज 2 है। तो यहाँ पे इमेज 2 है, यहाँ पे इमेज 1 यहाँ से गायब हो चुकी है बीच से। तुम लोग देख भी सकते हो कि अगर मैं इस पर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये इमेज 2 है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है इमेज की क्लास जिस पे इमेज 2 लगी हुई है। तो शामिक समझ आया? यस सर समझ आ गया। और किसी को कुछ और डाउट? क्योंकि 1 बज गया है तो जो पोजीशनिंग है, अलाइनमेंट और फ्लोट वाली चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके सर। मतलब बस अभी प्रॉपर्टीज समझो कि कौन सी क्या काम कर रही है। एक बार तुम्हें वो समझ आ गया तो तुम जैसे जैसे यूज़ करोगे तो तुम्हें यूज़ दिखता जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये भी यूज़ हो सकता है या फिर यहाँ पर ये कर सकते हैं वो चीज़ें।
तुम लोग W3 स्कूल्स पे जा सकते हो और यहाँ पे तुम लोगों को ये जो चीज़ें दिख रही हैं सिंटैक्स हमने यहीं यहाँ से मतलब इसी सीक्वेंस में बताया क्योंकि हमें लगा यही सही रहेगा। हमने पहले सीक्वेंस अलग डिसाइड किया था लेकिन फिर बाद में हमें लगा कि ये सही रहेगा। बाकी तुम लोगों को बीच में जो बॉक्स मॉडल थोड़ा अच्छे से समझना है तो यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे वो तुम्हें अच्छे से बताएगा कि क्या क्या चीज़ कैसे होती है और तुम यहाँ पे खुद भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोड एडिटर खुल जाएगा जिसमें तुम स्टाइल और ये H2 को उसके हिसाब से देख सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे कोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और अलग अलग चीज़ें करके ट्राई करोगे, अच्छे से ज़्यादा से समझ आएगा। और कल तुम लोगों को हम बताएंगे पोजीशनिंग कैसे करते हैं, फ्लोट कैसे काम करता है और बाकी सूडो क्लास भी कैसे काम करती हैं। तो एक बार के लिए आज जितना बताया वो एक्सप्लोर करना और छोटा मोटा कोई और डाउट हो तो पूछ लो। यस सर। सर मेरा एक डाउट है, जो स्टाइल करते हैं तो उसमें हम डॉट करके नाम लिखते हैं, तो किसी में डॉट करके लिखते हैं किसी में नहीं लिखते हैं, तो वो कैसे याद रखें? अब सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। एक सिंपल, अगर वो एलिमेंट है H1 H2 की तरह तो उसको बिना उसके लिखना है, किसी भी चीज़ के उसको सीधा H1 लिखना है। अगर वो क्लास है तो डॉट लगाना है और आईडी है तो वो हैशटैग लगाना है, बस इसी में सारा काम हो जाता है। और सर 3 टाइप के अपने CSS बताएं, एक तो इनलाइन वाला, इंटरनल वाला, एक्सटर्नल वाला। तो जो इंटरनल है एक्सटर्नल है उन दोनों का लोडिंग टाइम सेम होगा क्या? जैसे कि ब्राउज़र जब प्रोसेस कर रहा होगा तो हेड को पहले पढ़ेगा उसके बाद आएगा नीचे, तो फिर इसमें से कोई है क्या कि पहला स्लो चलता है दूसरा उससे स्लो और कुछ ऐसा स्पीड का? आकाश एक बार बता दे इनको। हेलो, हाँ वो देखो क्या कहते हैं जब तुम इंटरनल वही पहली कुछ प्रॉब्लम्स तो तुमको समझ आ गई वो कोड वाली, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमारा कोड ही ख़राब हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम एक्सटर्नल फाइल्स यूज़ करते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा जल्दी लोड हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारा जो ब्राउज़र होगा वो पहले वो चीज़ें रीड नहीं कर रहा होगा और उसके बाद में वो एक्सटर्नल को यूज़ करके स्टाइल अप्लाई कर रहा होगा, तो फिर ये भी फ़ायदा हो जाता है। यस सर, थैंक यू सर। और लोडिंग टाइम का जहाँ तक है, लोडिंग टाइम सेम ही रहता है, ऐसा कुछ कम ज़्यादा वाली प्रॉब्लम कहीं नहीं आती। यस सर। मतलब मेन वही, हाँ स्ट्रक्चर वाली चीज़ है और तुम्हारा साइज छोटा हो जाएगा फाइल का और स्ट्रक्चर क्लीनर हो जाएगा, वही वाली चीज़ है। तो उसकी वजह से इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, पर जो अच्छी प्रैक्टिस है वो यही है कि एक्सटर्नल यूज़ करो तुम। यस सर, थैंक यू सर। ये बताओ जो नेक्स्ट वीक मतलब कल मंडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक बीच में तुम्हारे कोई हॉलीडे या फिर कभी फ्री हो, मतलब सबके सब ऐसे ही? सर हॉलीडे चल रहा है। सिर्फ 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है। 6 से आई गेस। सर फिर